सभी का इस सेशन में स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम रितिका कंसवाल है और ये जो आज का सेशन है जो कि हमारे मनीष सर अटेंड करेंगे और वो आपको बताएंगे कि आज के सेशन में वो आपको क्या कराएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मनीष सर जी ने हमारी ऑलरेडी काफ़ी सारी सेशंस लिए चुके हैं, जो कि आज का सेशन होगा। बाकी मनीष सर आपको आगे बताएंगे कि आज वो क्या बताएंगे, क्या नहीं बताएंगे। सर, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप आज का सेशन प्लीज़ आगे बढ़ाइए। धन्यवाद सर। हाँ नितिन, नमस्कार। थैंक यू सो मच GU TBI को कि मुझे ये मौका दे रहे हैं कि आप सबके साथ बातचीत करने का। जो मेरा इतना एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को किसी के तरीके से आपके साथ शेयर करने का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम बहुत लोगों को, including मुझे, बहुत पहले गलत फहमी होती थी कि हमें सिर्फ कंपनी की ग्रोथ देखनी है, सेल्स देखनी है, लेकिन हम कुछ ना कुछ गलती करते थे। आई थिंक वही कहते हैं ना कि इंसान गलती से सीखता है। मैंने भी बहुत बार में जाके सीखा जब अपना बिजनेस चलाना स्टार्ट करा। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है यूनिट इकोनॉमिक्स। अब यूनिट इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है, मैं अभी आपसे बात करेंगे। देखो, बहुत लोग हम बात करते हैं कि आपस में बात करते हैं यूनिट इकोनॉमिक्स, तो सबका कहना होता है भाई ये यूनिट इकोनॉमिक्स क्या होता, क्या है, ये क्या चीज़ है, क्या होता है यूनिट इकोनॉमिक्स, इसमें क्या क्या आता है। ठीक है। हम लोगों को सबको शुरू में सिखाया गया था भैया बिजनेस कंपनी को पैसा बनाना चाहिए। अब पैसा जैसे मर्जी बनाए, ठीक है, ऑब्वियसली सही काम करेंगे, लेकिन जैसा मर्जी कंपनी लेवल में पैसा देखना चाहिए। यूनिट इकोनॉमिक्स क्या कहता है? यूनिट इकोनॉमिक्स कहता है कि मुझे जो पैसा मेरी कंपनी बना रही है, मुझे कंपनी के लेवल पे नहीं देखना कि मेरी कंपनी ने पूरे साल में 3 लाख रुपया खर्चा, 5 लाख रुपया बनाया, तो 5 में से 3 लाख हो गया 2 लाख, 2 लाख का मेरी कंपनी का प्रॉफिट है। वो नहीं देखना। यूनिट इकोनॉमिक्स कहता है कि मुझे हर कस्टमर के लेवल पे जाके देखना है कि जैसे मेरे कस्टमर से मैंने कस्टमर, हर कस्टमर लेवल, हम अभी आगे बात करेंगे, हर ऑर्डर पे कितने ऑर्डर्स हैं, कितने कस्टमर हैं, हर ऑर्डर पे मैंने कितना पैसा खर्चा, हर ऑर्डर पे मैंने कितना पैसा कमाया, उसको बोलते हैं यूनिट इकोनॉमिक्स, जो आज हम पूरा विस्तार से बात करेंगे। ठीक है। सो जब मैं कहता हूँ ऑर्डर, जब मैं कहता हूँ यूनिट इकोनॉमिक्स, इसका मतलब है कि हर एक यूनिट पे लेवल पे, हर एक ऑर्डर के लेवल पे, हर एक कस्टमर के लेवल पे कैसा है, कस्टमर के लेवल पे कितना पैसा खर्चा, कितना पैसा आया, उसको बोलते हैं यूनिट इकोनॉमिक्स। मतलब कि फॉर एग्जांपल, मेरी जैसे लास्ट से मैंने एग्जांपल लिया था कि मेरी कंपनी सपोज जूते बनाती है। अब जूते मेरे कंपनी महीने में हजारों जोड़े बनाती है, साल में 8-10 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार जो जोड़े बनाती हैं। तो यूनिट इकोनॉमिक्स का मतलब ये नहीं कि मैंने पूरे साल में कितना पैसा खर्चा, पूरे साल में कितना पैसा बनाया। यूनिट इकोनॉमिक्स का मतलब है कि हर जूते के जोड़े पे मैंने कितना पैसा खर्चा और कितना पैसा बनाया। सपोज मेरी कंपनी शॉल बनाती है ना, सर्दियों में हम शॉल यूज करते हैं लेडीज। शॉल कितने कितनी मैंने शॉल बनाई, 100 शॉल बनाई, हर शॉल पे कितना पैसा गया, कितना पैसा आया। अचार बनाया, अचार के कितने शीशे मैंने बनाए, हर अचार के बॉटल पे कितना पैसा लगाया, कितना कमाया। मेरी कंपनी साइकिल बनाती है फॉर एग्जांपल, कितनी साइकिलें बनाई। अब हीरो साइकिल्स है, हीरो साइकिल ये नहीं देखता कि हमने पूरी कंपनी में कितना पैसा बनाया, वो देखता है पूरी कंपनी के अलावा वो भी देखते हैं कि उन्होंने हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने, हर 6 महीने में, हर साल में कितनी साइकिलें बनाई। हर साइकिल पे जाके देखना है कि इस साइकिल को बनाने के लिए मुझे कितना पैसा लगा और कितना पैसा आया। ठीक है। तो कहानी सारी वो है। सपोज मैं एक दुकान पे जाता हूँ अपना महीने का राशन खरीदने। ठीक है। अब राशन वाला कहता है कि मेरे पूरे, राशन वाला कहता है, दुकानदार कहता है, ग्रोसरी स्टोर वाला बोलता है कि यार मेरे महीने में पूरे 10 लाख की सेल हो गई है, मैंने 10 लाख का रेवेन्यू आया है, पैसा आया है। ठीक है। मैंने सामान खरीदा 6 लाख का, ऊपर से मोटा मोटा खर्चा करके 7 लाख आया, तो 3 लाख मेरा प्रॉफिट हो गया। वो एक तरीका देखने का, वो एक नजरिया देखने का। लेकिन सही तरीका क्या है कि ठीक है, दुकानदार ने बोला कि मैंने 3 लाख रुपए तो पूरा प्रॉफिट बनाया, लेकिन मेरे पास कितने मैंने आइटम बेचे, कितने मैंने ऑर्डर ऑर्डर कितने आए, हर ऑर्डर पे मैंने कितना बनाया, इसकी क्या अहमियत है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है।
तो मतलब मोटा मोटा क्या कह रहे हैं कि हर कस्टमर से हमने कितना पैसा बनाया, उसको बोलते हैं हमारा यूनिट। तो अभी किसी भी बिजनेस को ढंग से देखने के लिए मोटा मोटा तीन चीजें होती हैं। एक होता है ग्रॉस मार्जिन और कॉग्स, वो जो आपको याद होगा हमने पिछले सेशन में कवर करा था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉग्स आपको याद होगा कि मैंने डायरेक्ट कॉस्ट है। ग्रॉस मार्जिन कि मैंने कितना पैसा आया, कितना मेरा डायरेक्ट कॉस्ट था, उसका ग्रॉस मार्जिन हो गया। ये फिर से देखेंगे थोड़ा आज। आज जो हम दो नई चीजें कवर करेंगे वो है एक CAC, कैक, जिसको बोलते हैं हम कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। कि मतलब हर एक कस्टमर के लेवल पे जाके उस कस्टमर से हमने कितना पैसा कमाया। 1000 जूते के जोड़े बेचे वो नहीं, जो 1000 जूते बेचे हैं, 1000 हर जोड़े पे कितना मैंने पैसा बनाया। 500 साइकिलें बेची, पूरी कंपनी पे नहीं, हर साइकिल पे मैंने कितना पैसा कमाया। फिर एक होता है LTV। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। हम एक बारी, मेरा सेशन छोटा है आज, ज्यादा लंबा नहीं है, आधे पौने घंटे में खत्म कर लेंगे। उसके बाद हम इसको पूरा विस्तार से डिस्कस करेंगे। ठीक है। कैक हमने देखा, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, मतलब हर एक कस्टमर पे जाके हमने कितना पैसा कमाया। LTV होता है लाइफ टाइम वैल्यू का, मतलब होता है कि मैंने एक कस्टमर मेरे साथ कितने साल रहा, उस कस्टमर से मैंने कितना पैसा कमाया। हम अभी एग्जांपल लेंगे। ठीक है। तो कभी भी कोई भी हेल्दी बिजनेस होता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि उसका जो LTV होता है वो 3 गुना होता है। सपोज मैंने एक कस्टमर को लाने के लिए 100 रुपए खर्चे, तो मेरा LTV कम से कम 3 गुना होना चाहिए, 300 रुपया। ये क्यों, अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा देखते हैं कि ये यूनिट इकोनॉमिक्स क्यों देखते हैं। ऐसा ऐसा क्या हो गया। ठीक है। यूनिट इकोनॉमिक्स कहता है कि एक यूनिट पे मैंने पैसा बनाया, कितना बनाया, मुझे कितना टाइम लगा कि हर यूनिट पे, बिकॉज शुरू में क्या होता है, पहले महीने से मेरी सेल नहीं होती है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, मुझे कई बार क्या होता है, मुझे ज्यादा पैसा खर्चना पड़ता है। ठीक है। वो तो वो लेवल कब आएगा कि मैं हर यूनिट पे, हर कस्टमर पे, हर ऑर्डर पे मैं पैसा कमाना कमाना शुरू कर दूं। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है। तो अगर आप देखो लास्ट 5-6 साल में पूरी दुनिया भर में, अगर मैं, जो पूरी दुनिया छोड़ो, मैं इंडिया की बात करता हूँ, पिछले 5-6 साल में बहुत तब्दीलियां आई हैं, बहुत चेंजेस आई हैं। ठीक है। अ, अगर आप देखते हैं 2019 और 2019 से 2021, कोविड के दिनों में, ठीक है, कोविड अभी हल्का सा कोविड खत्म हुआ था। ठीक है। उस समय दुनिया भर में, इंडिया में जितने इन्वेस्टर्स थे, वो क्या बोलते थे, भैया हमें प्रॉफिट से मतलब नहीं है, हमें तो ग्रोथ चाहिए। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ गाड़ी, वो कहते हैं आप गाड़ी को भगाओ, तेल कितना खर्चा हो रहा है फर्क नहीं पड़ता, तेल महंगा है सस्ता में फर्क नहीं पड़ता, आप गाड़ी को बचाओ। मेरे को चंडीगढ़ से दिल्ली 5 घंटे में नहीं, मेरे को 2.5 घंटे में पहुंचना है, आप गाड़ी को भगाओ। कुछ नहीं होता, खर्चे होते, कुछ नहीं होता। वही इन्वेस्टर कह रहे थे यार 19 और 21 के बीच में कि आप कंपनी आपकी प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बनाती है या नहीं बनाती, हमें नहीं फर्क पड़ता, हमें तो ग्रोथ चाहिए। आज 100 कर रही है तो 100 का आप 1000 करो, 1000 का 1000 करो। ठीक है। बिल्कुल गाड़ी को तेज भगाओ। फिर थोड़ा सा पैसा आना कम हुआ, थोड़ा सा लोगों को समझ आया, समझदारी आई। 2022 2023 वो 2 साल में क्या हुआ, इन्वेस्टर्स को सबको समझ आया है कि अंधाधुंध गाड़ी को भगाने का कोई फायदा नहीं है। तेल महंगा हो रहा है, तेल की कमी भी है, तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी। तो 2022 और 2023 में क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट, इन्वेस्टर्स का, कंपनीज का, MSMEs का, सब लोग जो फाउंडर्स थे आपके जैसे, सबका ध्यान है कि ठीक है गाड़ी को भगाना है, लेकिन गाड़ी को भगाने के साथ हमें प्रॉफिट भी देखना है। मतलब उन्होंने देखना शुरू कर दिया आपका ग्रॉस मार्जिन। तो 2022 2023 के आसपास क्या हुआ, कंपनीज का, इन्वेस्टर्स का, सबका फोकस आया कि गाड़ी को भगाओ, लेकिन सोच समझ के भगाओ, आपका उसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो जब लोगों ने देखा कि प्रॉफिट तो बन नहीं रहा, जो हमें एक्स्ट्रा लोगों को भर्ती करा हुआ था, उन्होंने निकाले लोगों को। आपने सुना होगा, कभी न्यूज सुनी होगी, बड़ी बड़ी कंपनियों ने 5,000 लोग निकाल दिए, 8,000 लोग निकाल दिए, 10,000 लोग निकाल दिए। वो यही हो रहा था।
कि जब उनको लगा कि हमारी गाड़ी तो बहुत तेज भाग रही है लेकिन तेल बहुत महंगा हो गया, गाड़ी का मेंटेनेंस खर्चा हो रहा है, ठीक है, टोल टैक्स पे करना पड़ रहा है। सिमिलरली हम कंपनी को तो बहुत भगा रहे हैं, 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना, लेकिन खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, प्रॉफिट हो नहीं रहा। तब उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करा, लोगों को निकलना स्टार्ट करा, बिल्कुल फंडामेंटल जो चीजें होती हैं उन पे देखना स्टार्ट करा। अब लास्ट 2-3 साल से क्या हो रहा है, 2024, 25, 26, कंपनी क्या कहती हैं कि हमें पूरी कंपनी की प्रॉफिट नहीं देखना, हमें देखना है यूनिट इकोनॉमिक्स। अंदर जाओ, अंदर घुसो कि मेरे कितने कस्टमर्स हैं, हर कस्टमर पे मैं जाके क्या कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, पैसा खर्च रहा हूँ। तो आप देखो लास्ट 5-6 साल में कितनी चेंजेस आ गई। एक टाइम था अंधाधुंध ग्रोथ, फिर वहां से आया अंधाधुंध ग्रोथ की जगह सोच समझ के प्रॉफिटेबल ग्रोथ, कि मैं मुझे प्रॉफिट भी कमाना है। फिर अभी लास्ट 2-3 साल से क्या हो रहा है, प्रॉफिट तो कमाना है कंपनी लेवल पे, फिर क्या होना है कि हमें प्रॉफिट देखना है अंदर जाके कस्टमर पे। 1000 कस्टमर है, हर 1000 कस्टमर में मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। सो थोड़े एग्जांपल्स हैं, ये बहुत सारी आपने कंपनी का शायद हो सकता है नाम सुना होगा, बाइजूस हैं, डंजो है, पेपर टैब, ये सारे बड़े बड़े, ओला इलेक्ट्रिक है, बड़े बड़े स्टार्टअप्स आए थे। ये सबको बहुत मुश्किल आई थी। पहले ये सारी की सारी कंपनीज अंधाधुंध चल रही थी, लेकिन जब उन्होंने यूनिट इकोनॉमिक्स पे फोकस करना स्टार्ट करा, उनको रियलाइज हुआ कि वो गलत रास्ते पे हैं। उन्होंने रास्ता चेंज करना शुरू करा, ठीक है। अब हम आते हैं कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, इसका मतलब क्या है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कहता है कि मैंने अगर एक महीने में 10 कस्टमर को लेके आया अपनी कंपनी में, उस 10 कस्टमर को लाने के लिए मुझे पूरे महीने में कितना पैसा खर्चना करा, कितना पैसा खर्चना पड़ा। अब पैसा कैसे कैलकुलेट करता हूं मैं, उसमें मैं क्या क्या देखता हूं। उसमें मैं देखता हूं मेरे सारा सेल्स का खर्चा, अभी आगे बात करेंगे, सारा सेल्स का खर्चा, सारा मार्केटिंग का खर्चा। सपोज मैंने पूरे महीने में 1000 रुपया खर्चा, मेरे पास कस्टमर आए सिर्फ 10, तो 1000 को मैं 10 में से डिवाइड करता हूं, तो मतलब मैंने हर कस्टमर पे 100 रुपया खर्चा, ये बहुत हाई है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, आपके क्या 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 ऐड करते हैं, तो कौन से खर्चे, मैं फिर से बताता हूँ। पूरे साल में मैंने कितने कस्टमर को लेके आया और मैंने टोटल कितना खर्चा करा सेल्स और मार्केटिंग के लिए, उसके हिसाब से हर कस्टमर पे मैंने कितना पैसा खर्चा, उसका मतलब होता है कैक, मतलब कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। इसको अगर मैं देखता हूँ विस्तार से, तो कौन से कॉस्ट मेरे को देखने चाहिए। मेरी पूरी से अगर आपके पास सपोज 5 लोग हैं सेल्स में, टीम में, ठीक है, तो 5 लोगों की तनख्वाहें, उनका इंसेंटिव, उनका जगह, दिल्ली जाना है, रुड़की जाना है, देहरादून जाना है, अल्मोड़ा जाना है, बॉम्बे जाना है, कलकत्ता जाना है सेल करने के लिए, तो उन सेल्स टीम की तनख्वाहें, उनके इंसेंटिव, कमीशन, उनका ट्रैवल का खर्चा, आना जाना, रहना, खाना पीना, ठीक है। मुझे अगर मेरा बिजनेस में मुझे कुछ डेटा पे काम करना है, सॉफ्टवेयर लगाना है, उस सॉफ्टवेयर का जो कॉस्ट होगा डेट सेल्स के लिए, मुझे अगर कुछ डिस्काउंट देना है मार्केट में, मुझे कोई प्रमोशनल ऑफर निकालना है कि रेफरल बोलो, मैं कस्टमर को बोलता हूँ सर अब आपके लिए एक स्कीम निकाली है, आप एक एक के साथ दूसरा फ्री, या आप एक बार आइए, आप अपना साथी साथ में लेके आओ, तो मैं आपको 15% डिस्काउंट दे दूंगा। आप 2 कस्टमर लेके आओगे तो मैं आपको आपके ऑर्डर पे 20% डिस्काउंट दूंगा। ऐसे जितने प्रमोशन ऑफर निकालते हो, स्कीमें निकालते हो, कूपन निकालते हो, डिस्काउंट निकालते हो, वो सारा खर्चा ऐड होगा, ठीक है। अब आपको अपने पूरा डेटा को, 1000 कस्टमर क्या कर रहा है, कितना, कौन सा खरीदा, ये सारा डेटा है, उसको देखने के लिए, डेटा को समझने के लिए, देखो आज की डेट में बिजनेस करना, धंधा करना एक बात है, धंधे को, बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है कि मेरा कितना धंधा हो रहा है, कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, कौन सा कस्टमर क्या चीज खरीद रहा है, छोटा जूता खरीद रहा है, स्पोर्ट्स का खरीद रहा है, ऑफिस का जूता खरीद रहा है, बाहर पार्टी में जाना है, कि मुझे पहाड़ों में जाना है उसके लिए दूसरा जूता चाहिए, पार्टी में जाना है उसका अलग जूता चाहिए, मैं महीने साल में कितनी बारी खरीदता हूँ, किस लेवल का खरीदता हूँ, वो सारा डेटा को समझने के लिए आपके बहुत सारे वो डेटा सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। आपने अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए आपने यूट्यूब पे वीडियो बनाए, जहाँ खर्चा हो उसको लीजिए। आपने कोई वेबसाइट का लैंडिंग पेज बनाया, उस वो खर्चा होगा आपका। आपका
तो सेल्स और मार्केटिंग को लेके जितना खर्चा आएगा वो सारा मैं खर्चा इसमें ऐड करूंगा। ठीक है, मैंने वो एसईओ गूगल पे ऐड निकाली, मैंने गूगल पे मैंने प्रमोशन करा। तो मोटा मोटा सेल्स और मार्केटिंग को लेके जितना मेरा खर्चा आएगा वो सारा खर्चा को मैं डिवाइड करूंगा मेरे नंबर ऑफ कस्टमर से, उससे मेरा आएगा कैक। ये हमारा कैक हो गया। अभी तक कोई डाउट? अभी तक सब कुछ समझ आया? आगे बढ़ने से पहले हमने ये तो देख लिया, हमने कैक, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, मतलब मोटा मोटा मैंने पूरे साल में कितना पैसा खर्चा सेल्स मार्केटिंग का, वो खर्चा करके मैंने कितने कस्टमर्स को लेके आया, उससे मेरे को समझ आ गया कि कर पर कस्टमर मैंने कितना खर्चा करा। अब मैंने खर्चा तो देख लिया, पर मेरे को ये भी देखना है कि पर कस्टमर अगर मैंने 100 रुपया खर्चा तो मैंने पर कस्टमर पैसा कितना कमाया। ठीक है, उसको बोलते हैं कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू, एलटीवी, लाइफ टाइम वैल्यू। ये क्या होता है कि मैं आपको एग्जांपल लेकर देता हूँ। जोमेटो, आपने सब सुना होगा, जोमेटो, स्विगी, ठीक है, खाना का आप घर बैठे बैठे ऑर्डर प्लेस कर लो। लेट्स से मैं बोलता हूँ फॉर एग्जांपल, अगर मुझे जोमेटो से ऑर्डर करने का बहुत शौक है तो मोटा मोटा हर हफ्ते मैं 100 रुपये का ऑर्डर प्लेस करता हूँ जोमेटो में। महीने में कितने हो गए? 4 हफ्ते, 400 रुपये हो गया। साल में 12 × 400 लगा गया, 4800 रुपया हो गया। उसको ले लो, चलो मोटा मोटा लगाओ, 48 रुपये हो गया, 5000 रुपया। सो मतलब कि मैंने एक साल में मैं कस्टमर बन के मैंने जोमेटो को 5000 रुपये का ऑर्डर दिया। अब मैं कहता हूं कि मैं 5 साल तक जोमेटो से खाना खरीदता रहा, उसके बाद मैं स्विगी में चला गया। ठीक है, तो मैं कहता हूँ 5 साल तक मैं जोमेटो से सामान खरीदता रहा, तो मैंने एक साल में मैंने धंधा दिया जोमेटो को 5000 रुपये का। 5 साल में कितना हो गया? 25,000 रुपये। अभी यहाँ पर मैं ऑर्डर की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर मैं अगली साइड पे आऊंगा। ठीक है, ये समझ आया? तो मतलब कि मैं एज अ कस्टमर मनीष वर्मा, मैं जोमेटो के साथ 5 साल रहा। मैंने 5 साल हर साल लगातार में हर हफ्ते महीने में उनसे खाना ऑर्डर करता रहा, और मैंने 5 साल में मोटा मोटा 25,000 रुपये का मैंने सामान खरीदा जोमेटो से। तो जोमेटो के लिए मेरी, मनीष वर्मा की लाइफ टाइम वैल्यू एलटीवी होगी 25,000 रुपया। ठीक है, बट यहाँ पर एक गलती क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ मैं देख रहा हूँ सिर्फ रेवेन्यू। पर देखना क्या चाहिए, एलटीवी होता है लाइफ टाइम वैल्यू रेवेन्यू का नहीं, ऑर्डर वैल्यू का नहीं, प्रॉफिट का। अब कस्ट जोमेटो, मैंने 100 रुपये का मैंने मोटा मोटा सामान खरीदा, पर वो 100 रुपये का सामान खरीदने के लिए उन्होंने कुछ सामान भी तो बनाया होगा, रॉ मटेरियल, आना जाना, वो लेट्स से हो गया 70 रुपया। तो मोटा मोटा पर ऑर्डर उन्होंने 30 रुपया कमाया। ठीक है, तो ये हो गया जोमेटो का। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको इसका रेवेन्यू का और प्रॉफिट का। हमने रेवेन्यू का देख लिया, 25,000 रुपया मेरा एलटीवी हो गया। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं यहां पर हमें क्या देखना है, प्रॉफिट। लाइफ टाइम वैल्यू क्या होता है? प्रॉफिट। कि मैंने कस्टमर से, मैं कस्टमर हूं, जोमेटो ने मेरे से कितना प्रॉफिट, कितना ऑर्डर वैल्यू लिया वो नहीं, मेरे से उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया। सारा खूब खाने को बनाने का खर्चा, आना डिलीवरी के चार्जेस हो गए, उनके पैकेजिंग का खर्चा हो गया, जो सारे कमीशन कॉस्ट हो गया। तो 100 रुपये के बाद उन्होंने लगा कि 30 रुपये दे दिया, बाकी रह गया 100 रुपये के 70 हो गया, रह गया 30 रुपया। 30 रुपया हर हफ्ते, 52 हफ्ते होते हैं, 5 साल है, तो 7,800 प्रॉफिट। जहां मैं बात कर रहा था मेरा 25,000 रुपया तो मेरा ऑर्डर वैल्यू थी, लेकिन जोमेटो ने मेरे से 7,800 रुपया कमाया प्रॉफिट। तो जोमेटो के लिए मेरी लाइफ टाइम वैल्यू क्या हो गई? 7,800 रुपया। ये एलटीवी का समझ आया? किसी को कोई डाउट, कोई शक, कोई पूछना है सवाल एलटीवी को लेके? चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब लाइफ टाइम वैल्यू हमने बात करी लाइफ टाइम वैल्यू में क्या होता है कि मैं जोमेटो हर हफ्ते ऑर्डर करता हूँ, 100 रुपये का, 70 रुपये का उनका खर्चा होता है, 30 रुपया उनका प्रॉफिट हो गया, तो 30 रुपया पर हफ्ता। एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, 5 साल तक रहा, तो 3 × 52 × 5, मेरा 7,800 रुपया जोमेटो ने मेरे से प्रॉफिट कमाया 5 साल में। ठीक है, अब इसमें कौन सी चीजें होती हैं जिससे लाइफ टाइम वैल्यू का फर्क पड़ता है? रिपीट ऑर्डर्स। रिपीट ऑर्डर्स का मतलब क्या है?
जितने ज्यादा मैं ऑर्डर प्लेस करता रहूंगा, जितनी बारी मैं एज अ कस्टमर मैं सामान खरीदता रहूंगा, लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ते रहेगी। मुझे अगर कम जोमेटो को चाहिए कि मनीष वर्मा का एलटीवी बढ़ाए, तो वो क्या करेंगे, और मार्केट में डिस्काउंट कूपन स्कीमें निकालते रहेंगे कि मनीष वर्मा जी, आप अगर रोटी खाओगे, रोटी लोगे, तो रोटी के साथ आपको दाल फ्री मिल जाएगी। आपने रोटी और दाल ली, साथ में आपको आपको सब्जी फ्री मिल जाएगी। ठीक है, वो स्कीमें निकालते रहेंगे। स्कीमें निकालते रहेंगे, तो मैं सामान खरीद रहा था 100 रुपए का, वो मेरा 100 रुपया 120 130 150 पहुंच जाएगा। ठीक है। अपसेल और क्रॉस सेल का मतलब क्या क्या होता है? आपने कभी देखा होगा, आप जाते हो मैकडोनल्ड्स पे, अगर आप कोई गए मैकडोनल्ड्स पे, आपने देखा होगा मैकडोनल्ड के आप काउंटर पे जाओगे, आप खरीदने गए हो फॉर एग्जाम्पल बर्गर, वो जो लड़की बैठी होती है काउंटर पे, क्या बोलेगी, सर स्कीम चल रही है, आप सर इस बर्गर के साथ ले लो फ्रेंच फ्राइज चिप्स ले लो। क्रॉस सेल कि इंसान कस्टमर खरीदने कुछ और आया था, उसके साथ में उसको कुछ और भी चिपका दिया। लेने गया था वो बर्गर, बर्गर के साथ ले आया फ्रेंच फ्राइज भी। लेने गया था वो कुछ और, साथ में उसको कोल्ड ड्रिंक पकड़ा दी। सर बहुत बड़ा कॉम्बो ऑफर चल रहा है सर, ये कर लो। ये हो गया क्रॉस सेल। लेने गया था एक चीज, साथ में दो चीज तीन चीज ले लिया। फिर होता है अपसेल। मैं लेने गया था सस्ती चीज के, मेरे को छोटा सा बर्गर दे दो, कहता नहीं सर बड़ा वाला ले लो, इस पर डिस्काउंट चल रहा है। अपसेल। तो मुझे अगर कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ाना है तो क्या कर सकता हूँ मैं नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ा सकता हूँ उसके, या उसके ऑर्डर की वैल्यू उसकी बढ़ा सकता हूँ What? मैं, या उसको मैं अपसेल कर सकता हूँ। कि मैं लेने गया था छोटी चीज, मैं दुकान में गया लेने, एक सिर्फ टी शर्ट लेने गया था, तो उसने मेरे को एक बहुत महंगी शर्ट खरीदी। ठीक है, तो अपसेल का मतलब होता है मैं लेने गया था छोटी चीज, उसने मुझे और महंगी चीज दे दी। क्रॉस सेल का मतलब होता है कि लेने की मैं गया था एक, एक के साथ दो, दो के साथ तीन। लेने गया था मैं कमीज, उसने मुझे कमीज के साथ जैकेट भी दे दी। फिर होता है कस्टमर का लाइफ स्पैन। कस्टमर का लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है, मैं जोमेटो का कस्टमर रहा हूँ 5 साल, तो कंपनी पूरी कोशिश करती रहेगी कि मैं 5 की जगह 6 साल 7 साल 8 साल और रहूं। क्योंकि मैं एज अ कस्टमर जितना लंबा रहूंगा कस्टमर के साथ, ठीक है, उतना मेरा लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ता रहेगा। ऑर्डर साइज, मैं खरीदने गया था 100 रुपए का चीज, उसने 100 का 200 कर दिया, मेरा प्रॉफिट भी बढ़ गया। तो एलटीवी जब हम निकालते हैं, एलटीवी निकालने की कुछ चीजें होती है जिससे एलटीवी बढ़ा सकते हो। ठीक है, आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज ग्रोसरी स्टोर है। ठीक है, आपके शहर में बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर होते हैं। ठीक है, मैं कस्टमर हूँ, मैं ग्रोसरी स्टोर पे गया, दुकान पे गया, बालाजी को बोलता हूँ कि मुझे सामान दे दो 80 रुपए का। और मैं हर महीने में गया 8 बारी। साल में कितने 12 महीने होते हैं, 12 8 96, 96। तो 96 साल में हो गए साल में 3 साल तक मैं रेगुलर रेगुलरली मैं उस लाला जी से सामान खरीदता रहा। तो एलटीवी क्या हो गया, हर ऑर्डर की वैल्यू 80 रुपया। महीने में कितने 8 ऑर्डर, साल में कितने महीने हो गए 12 महीने, 12 × 8 96, तो 80 × 96। 3 साल तक मैं सामान खरीदता रहा उनसे, फिर मेरे को लगा नहीं है लाला जी बहुत महंगे हैं, मैं दूसरा लाला जी में चला गया। तो उस लाला जी के लिए एलटीवी होगी 23,230 23,040 रुपया। ठीक है, ये जो 80 रुपया बात कर रहा हूँ, ये प्रॉफिट बात कर रहा हूँ मैं, अब सारे खर्चे निकालने के बाद। सपोज आप आपने से कोई शॉल बनाता है, सर्दियों का मौसम आ रहा है, आपने सोचा मैं शॉल बनने का काम करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, पर शॉल 500 रुपए की। साल में मैंने एक कस्टमर को मैंने 4 शॉलें बेची। ठीक है, और मैंने पूरे 5 साल तक, तो 5 साल तक उसकी एलटीवी हो गई 10,000 रुपया। 500 गुना 4 गुना 5। लॉजिस्टिक सर्विस है, भाई आपका ट्रक का बिजनेस है। ठीक है, आप छोटा मोटा सामान खरीद, लोगों का यहाँ से दिल्ली से बम्बई, या कल अल्मोड़ा से रुड़की, या रुड़की से देहरादून आप ले जाते हो। ठीक है, आप कैसे, पर ट्रिप में आपने कितने, आपने साल में, आपने महीने में 3 ट्रिप लगाए, साल में कितने हो गए 36 ट्रिप। हर ट्रिप में आपने 1,200 रुपया कमाया प्रॉफिट, और 4 साल तक करते रहे। तो आप करो इसको, 1,200 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 4, तो मतलब आपने हर एक कस्टमर से आपने एक 4 साल में 1,72,800 रुपए का एलटीवी कमाया। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं।
अब मैं आगे आता हूँ। तो ये एलटीवी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको, इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि कैसे निकलना है एलटीवी। अब हमारा एलटीवी हमेशा कैक से ज्यादा होना चाहिए। एलटीवी हमने क्या बोला कि हमने एक कस्टमर से 5 साल में, मैं जोमेटो का कस्टमर हूं, तो जोमेटो ने मेरे से 1 साल में 7,800 रुपया कमाया, लेकिन मेरे पे पैसा कितना खर्चा करा। तो एलटीवी हमेशा आपका 3 गुना होना चाहिए। अगर मैंने 100 रुपया खर्चा, तो कम से कम 3 गुना होना चाहिए, तभी जाके उसकी बात बनती है। ये होता है एलटीवी टू कैक रेशियो। ठीक है। अगर तो मैंने 100 रुपया खर्चा और 100 रुपया मैंने कमाया कस्टमर से, तो फायदा नहीं कुछ हुआ। फिर तो मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, फिर तो एनजीओ खोल लूँ मैं। ठीक है ना। 100 रुपया मैंने खर्चा कस्टमर को लाने के लिए, 100 रुपया मैंने कमाया उससे, तो ना कोई ना घाटा हुआ ना फायदा हुआ, तो समाज सेवा हो गई, एनजीओ खोल सकता हूँ मैं। अगर मेरा एलटीवी से कैक अप टू 2 गुना है, तब भी मोटा मोटा ठीक है, ब्रेक इवन करूंगा। मैंने 100 रुपया खर्चा, 200 रुपये कमाया मेरा, बाकी सारे मेरे बिजली पानी दूसरे खर्चे को मिला के, ठीक है, रेंट मिला के मेरा ब्रेक इवन होगा। तो सही मानना जो होता है, किताबें कहती हैं, एक्सपीरियंस कहता है, आपका कम से कम आपका 3 गुना होना चाहिए। कि अगर आपने एक कस्टमर से 100 रुपया आपने खर्चा उसको, जोमेटो ने मुझे पाने के लाने के लिए एज अ कस्टमर 100 रुपये खर्चे, तो जब तक जोमेटो मेरे से 300 रुपये नहीं कमाएगा, वो एक हेल्दी अच्छा बिजनेस नहीं है। ठीक है, बिकॉज अगर 3 गुना होता है तो मैं आराम से, 3 गुना का मतलब है कि आराम से मैं साल 1.5 साल में जो मैं खर्चा कर रहा हूं, मैं उसको पूरा रिकवर करके मैं और प्रॉफिट कर सकता हूं। अगर आपका 5 गुना होता है, मतलब आपका बहुत बढ़िया बिजनेस है, जितना प्रॉफिट कमा रहे हो उसको आगे उसको इन्वेस्टमेंट्स करो और ग्रो कर सकते हो। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कैक क्या होता है। एक कस्टमर पे आपने एवरेज पूरे साल में 1,00,000 रुपए खर्चा, 1,000 रुपए आए, हाँ 1,000, सॉरी, पूरे एक साल में 1,00,000 रुपए आपने खर्चा, 1,000 1,00,000 रुपया खर्चने के बाद आपने 1,000 कस्टमर को लेके आए, तो मोटा मोटा आपने 100 रुपया खर्चा पर कस्टमर को। अब उस कस्टमर पे 100 रुपया खर्चने के बाद आपने हर कस्टमर से 300 रुपये बनाया, तो 3 गुना हो गए। ठीक है। तो ये मोटा मोटा हमारा, मैंने वही जो आपको एग्जांपल बताया कि यह अच्छा ये डिस्कस कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। ठीक है। सो आपको ये याद रखने की बहुत जरूरत है कि आपको अपना बिजनेस को सही तरीके से चलाने के लिए आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको अपनी प्राइस बढ़ानी होगी। डायरेक्ट जो कॉस्ट होती है, वो आपने हमें लास्ट पिछले सेशन पढ़ा था हमने। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, कितने का बेचा, उसको चीज को बनाने के लिए मैंने जूता बेचा 1,000 रुपए का, लेकिन उस जूते को बनाने के लिए डायरेक्ट कॉस्ट था मेरा 700 रुपया, तो मेरा 300 रुपया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट को हमेशा बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, या तो प्राइस बढ़ाऊंगा या अपने डायरेक्ट कॉस्ट जो होती है मेरी कम करूंगा। इसलिए मुझे किसी भी टाइम पे मुझे अपना मेरे खर्च जो मैं खर्चे हैं, मेरा ग्रॉस मार्जिन मुझे पता होना चाहिए। मुझे शुरू में नया बिजनेस शुरू करते हैं, तो हो सकता है आपको बहुत सारा डिस्काउंट और स्कीमें, कूपन्स, और आपको फ्री में रेफरल, आपको प्रमोशन करनी पड़ती है। उसको ध्यान रखो। सिर्फ सेल पे मत देखो कि मेरी एक महीने में 50,000 रुपए की सेल होगी है। 50,000 रुपए की सेल तो होगी है, लेकिन 50,000 रुपए सेल करके आपने पर कस्टमर कितना कमाया, ओवरऑल खर्चे कितने हैं, पर कस्टमर कितना खर्चा, पर कस्टमर कितना कमाया, वो ज्यादा जरूरी है। कैक बाय चैनल का मतलब क्या होता है। ठीक है, अच्छा उससे पहले जो कहते हैं ना काउंट एज कैक, मतलब है कि आपके कोई भी खर्चे हैं सेल्स मार्केटिंग को, उनको खर्चों को बाहर निकालो मत, ऐड करो। क्योंकि अगर आप अपनी शांति के लिए, अपने को उलझाने के लिए कुछ कॉस्ट को ऐड नहीं करोगे, तो उससे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, आपका अपना नुकसान होगा। कि आपने एक स्कीम निकाल दी मार्केट में, भैया बाय वन गेट वन फ्री, आप आओ हमारी दुकान पे, शॉल खरीदो, एक 2 शॉल लो, 2 के साथ एक फ्री। ठीक है। जो तीसरी शॉल आप फ्री में दे रहे हो, खर्चा है ना आपका एक, मतलब आपने 2 शॉलें का पैसा लिया, 3 दे दी, मतलब 33% का आपने डिस्काउंट दे दिया उसको,
और अगर उसको आप अपने खर्चों पे ऐड नहीं करोगे तो उसमें आप अपना नुकसान कर रहे हो। तो कोई भी ऐसा खर्चा आपके सेल्स और मार्केटिंग का जो आप कर रहे हो, वो सारा आपके पास डायरी में या कंप्यूटर पे, सॉफ्टवेयर पे, पेपर पेन से लेके आपके पास लिखा होना चाहिए कि मैंने पूरे महीने में सेल्स जो हमने पीछे देखा था, कौन से खर्चे हैं, वो सारे खर्चे में आने चाहिए। ठीक है। कैक बाय चैनल का मतलब मैं अपना धंधा, अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए कहाँ का प्रमोशन कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ऐड निकाल रहा हूँ, यूट्यूब पे प्रमोशन कर रहा हूँ, मैं कस्टमर की वो रेफरल स्कीम निकाल रहा हूँ कि भैया मैं कस्टमर हूँ, आप मुझे, मैं बोलता हूँ मैं साथ में एक साथी ले, तो कंपनी बोलती है सर आप कस्टमर हो, आप अपना साथी लेके आओ तो आपको 10% डिस्काउंट देंगे। आप दो साथी लेके आओ, अपने दो कस्टमर लेके आओ तो हम आपको 15% डिस्काउंट देंगे। वो सारे के सारे खर्चे हैं, उनको देखो। ठीक है। हर चैनल का कैक निकालो। पेबैक पीरियड का मतलब होता है मुझे कैक को निकालने के लिए कितना पेबैक, तो ये अभी नहीं देखेंगे, इसको भी इग्नोर करते हैं, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड, फिर कभी देख लेंगे इसको। ठीक है। जोमेटो देख लिया हमने। सो मोटा मोटा हम क्या करें, कैक पे फोकस करने से हमारा क्या होता है, हमें लगता पता है कि हम अपना मार्केटिंग और सेल्स पे कितना पैसा खर्च रहे हैं। एलटीवी का मतलब ये हो गया कि कैक खर्चने के बाद, मार्केटिंग और सेल्स पे पैसा खर्चने के बाद मैं कस्टमर से कितना पैसा कमा रहा हूं। मार्जिन्स का मतलब हो गया कि मेरी काम करने की एफिशिएंसी कितनी है, प्रोडक्टिविटी कितनी है, मैं कितना बढ़िया तरीके से अपने बिजनेस को चला रहा हूं। ठीक है। कॉग्स हमें लास्ट में देखा था कि मुझे मार्जिन्स हो गया मेरा पूरे बिजनेस का एफिशिएंसी, कॉग्स हो गया मैं कितने बढ़िया तरीके से अपने प्रोडक्ट को बना रहा हूं। ठीक है। ये एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक कंपनी है, वो कुल्लू बहुत फेमस है शॉल बनाने के लिए। ठीक है। तो कोई कंपनी है, ये हैंड वोवन, कुल्लू वोवन, कुल्लू की शॉल बनाते हैं। ठीक है। अब मोटा मोटा आप कह रहे हैं कि वो जो ओनर है उसका, वो 1400 रुपए की शॉल बेचता है। ठीक है। उसने सेलिंग प्राइस, मैं गया एज ए कस्टमर, मैं दुकान पे गया, उसने मेरे को शॉल बेच दी 1400 रुपए, तो जनाब जी बहुत खुश हो गए कि उसने 1400 रुपए आज कमा लिए। लेकिन वो 1400 रुपए कमाने के लिए उन्होंने पैसा खर्चा भी होगा, उसकी जो वूल थी, यान था, उस पे लगे 380 रुपए, उस पे उन्होंने डायरेक्ट लेबर लगे, खर्चा करा होगा, लोगों को हायर करा होगा, शॉल को बनाने के लिए 320 रुपया लेबर लग गया। फिर उसको अच्छे बढ़िया से पैकेट में, बहुत बढ़िया रंग बिरंगा कलरफुल पैकेट भी करा, उसको पैकेट में डाला, फिर उसको उसने कोरियर भी करा, शिपिंग करी, फैक्ट्री कहीं यहाँ पर है, फैक्ट्री कहीं और है, फैक्ट्री से दुकान पे गया, तो सारा करते करते टोटल खर्चा हो गया, डायरेक्ट कॉस्ट हो गया 870 रुपए। तो 1400 रुपए की उसने चीज बेची, लेकिन उस 1400 रुपए के बेचने के लिए उसकी जो डायरेक्ट कॉस्ट थी 870 रुपया, तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट क्या हुआ, 1400 में से आप 870 निकाल दो, ये हो गया 530 रुपया। तो ये हो गया मेरा ग्रॉस मार्जिन, 530 रुपया, मोटा मोटा 37.9, मतलब 48%, सॉरी 38%, 38% मेरा ग्रॉस मार्जिन हो गया। ठीक है। अब हम आते हैं कैक और एलटीवी पे। अब कस्टमर को मैंने पूरे साल में 22 कस्टमर को मैंने लेके आया, 22 कस्टमर को मैंने सॉलें बेची। अब उन 22 कस्टमर को लाने के लिए लाला जी ने क्या, ने 5,900 रुपये खर्चे। तो मतलब पर कस्टमर कितना खर्चा, 268 रुपीज। तो ये मेरा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, मतलब कैक हो गया पर कस्टमर 268 रुपीज, ये मेरा कैक हो गया। ठीक है। अब हम देखते हैं एलटीवी। एलटीवी हम क्या देख रहे हैं कि हमने पहले देखा, हमने पर ऑर्डर, हमने डायरेक्ट कॉस्ट को लेके हमारा प्रॉफिट पर ऑर्डर था 530 रुपया। अब हम कहते हैं कि मोटा मोटा हर 4 महीने में, हर 3 महीने में, नहीं हाँ सॉरी, हर 4 महीने में एक ऑर्डर आता है, मतलब ऑर्डर्स पर मंथ हो गए 0.25, तो हो गया लाइफ स्पैन हो गया 12 महीने। तो मेरा ये एलटीवी टू कैक हो गया मेरा 5.9, जो कि बहुत बढ़िया है। ठीक है। तो ऐसे आपको देखना है कि आपने कितने का सामान बेचा, कितने का उसको बेचने के लिए कितना आपने पैसा खर्चा, उसका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, एवरेज प्रॉफिट हो गया, आपने फिर कैक निकाला, आपने एलटीवी निकाला, एलटीवी टू कैक को देखो आपने कैसे करा। ठीक है।
अब हम देखते हैं मार्जिन। ऑल्दो मैं मार्जिन पिछली बार कवर करा था। मार्जिन हमने ग्रॉस मार्जिन देखा है। ग्रॉस मार्जिन में देखा कितने का मैंने यहाँ पर 1400 रुपए की चीज बेची। उस 1400 रुपए की चीज को बनाने के लिए मेरा खर्चा हुआ 870 रुपया। तो 1400 उसमें से 870 निकाल दूं, मेरा रह गया 530। तो 530 मेरा ग्रॉस मार्जिन हो गया। फिर एक होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन में हम क्या लेते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन डायरेक्ट कॉस्ट तो पूरा नहीं है ना, मेरे खर्चे तो और भी हो रहे हैं। तो जब डायरेक्ट कॉस्ट के अलावा जो मेरे वेरिएबल बाकी कॉस्ट में हैं, सेल्स मार्केटिंग, उनको भी ले लेता हूँ, वो मेरा बनता है पूरा वेरिएबल कॉस्ट। तो मैं पूरे अपने 1400 रुपए में से मैं अपना पूरा वेरिएबल कॉस्ट भी ऐड कर दूं, वो बनता है मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब बहुत बारी हमें ना लालच होता है कि ये है ना, हमने नया नया प्रोडक्ट शुरू करा है, हम चलो फ्लिपकार्ट में बेचते हैं, अमेजोन इंडिया में बेचते हैं। तो क्या सही तरीका है? अमेजोन इंडिया पे फ्लिपकार्ट पे बेचना जरूरी अच्छा रहता है कि अपनी वेबसाइट पे? आप एग्जांपल देखो, मैंने कोई चीज बनाई, उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 999 रुपीज, 999 रुपीज। लेकिन मेरी अपनी वेबसाइट के थ्रू बेच रहा हूँ, तो मुझे किसी को कमीशन नहीं देना, इंसेंटिव नहीं देना। मेरा रेवेन्यू आया 999, कोई कमीशन नहीं है, तो मेरा इसमें अपना मार्जिन हो गया 62%। लेकिन अमेजोन वाला, अगर अमेजोन में बेचूंगा, अमेजोन पे क्या होता है? सेल ज्यादा होती है, लेकिन अमेजोन वाले मोटा मोटा 25% आपसे कमीशन लेते हैं। फ्लिपकार्ट आपसे मोटा मोटा 28% कमीशन लेता है। तो वही चीज अगर मैं बेचता हूँ अमेजोन पे, तो मेरा मार्जिन रह गया 37%। वही चीज मैं अगर बेचता हूँ फ्लिपकार्ट पे, तो मेरा मार्जिन रह गया 33%। तो कई बार हम क्या करते हैं, गलती करते हैं कि हमें बहुत खुश होते हैं कि मेरा अमेजोन पे मैंने प्रोडक्ट डाल दिया, कस्टमर के ऑर्डर आने स्टार्ट हो गए हैं, बहुत बढ़िया हो रहा है जी मेरा, तो अ, दुकान चल पड़ी। दुकान चल पड़ी, बहुत अच्छी बात, पर आप वो चीज भूल रहे हो कि अगर आपकी अपनी दुकान होती, अगर अपनी वेबसाइट होती, उसमें आपका मार्जिन 62% होता। तो अमेजोन पे बेच के मेरा मेरा मार्जिन कम हो गया, फ्लिपकार्ट पे और भी ज्यादा चार्ज करते हैं, 28% मेरा हो गया। तो क्या करना चाहिए? जब शुरू में आपको अपने, जितना हो सके आपकी अपनी वेबसाइट भी हो। बिकॉज शुरू में क्या होता है, लोगों को नहीं पता कि आपका प्रोडक्ट, आप शॉल बनाते हो या आप जूता बनाते हो, लोगों को नहीं पता, कस्टमर को नहीं पता कि आपकी कोई कंपनी के नाम, कंपनी भी है, प्रोडक्ट भी है। तो प्रोडक्ट आपने डाल दिए अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, सेल होनी शुरू हो गई, लोगों को पता लग गया भैया ये एबीसी नाम से कंपनी है, ये अच्छा जूता बनाती है, अच्छा परफ्यूम बनाती है, अच्छा शैम्पू बनाती है, अच्छा साबुन बनाती है ऑर्गेनिक, अच्छी चाय बनाती है, अच्छा शॉल बनाती है। लेकिन साइड बाय साइड आप अपनी वेबसाइट भी बनाओ, ताकि एक बारी आपकी दुकान चल पड़े, मार्केट में आपका प्रोडक्ट आना शुरू हो जाएगा, लोगों को पता लगना शुरू हो जाएगा कि ये आपकी अच्छी जूते या शॉल या शैम्पू या साबुन बनाते हो। ठीक है, तब आप अपनी कंपनी की प्रमोशन करके अपने ट्रैफिक को अपनी तरफ खींचो। वहां पर आपने कोई 25% 2.5% नहीं देना। तो लॉन्ग टर्म में शुरू में बेशक आप अपना अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे डिपेंड करो, साथ साथ अपनी वेबसाइट बनाओ, और धीरे धीरे लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो अपनी वेबसाइट के थ्रू ज्यादा बेचो, बिकॉज वहां पर आपको किसी को पैसा नहीं देना। यूनिट इकोनॉमिक्स के हिसाब से आपका अपना वेबसाइट बेटर है। सो ग्रॉस मार्जिन और कंट्रीब्यूशन मार्जिन में क्या फर्क होता है? ग्रॉस मार्जिन होता है, ग्रॉस मार्जिन क्या लिया, मैंने चीज बेची 100 रुपए की, उसकी फिक्स कॉस्ट थी 40 रुपया। तो ग्रॉस मार्जिन समझ आता है कि मैं कितना बढ़िया तरीके से सामान बना रहा हूं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है कितने बढ़िया तरीके से मैं सामान को बेच रहा हूं। तो ग्रॉस मार्जिन हमेशा प्रोडक्शन पे होता है, मैंने कितना बढ़िया तरीके से सामान को बनाया, मटेरियल आया, लोगों को इकट्ठा करा, पैकेजिंग करी, शिपमेंट करी। तो मेरा सारा प्रोडक्शन की जो एफिशिएंसी होती है, वो ग्रॉस मार्जिन ध्यान करता है उसका। ठीक है। लेकिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन करता है, उसमें मैंने जो मेरे बाकी वेरिएबल कॉस्ट हैं, मार्केटिंग के वाले सारे खर्चे, मैंने वो भी ले लिया। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ग्रॉस मार्जिन से। ग्रॉस मार्जिन कहता है कितना बढ़िया तरीके से बनाया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहता है कितने बढ़िया तरीके से बनाने के बाद बेचा भी मैंने। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये था आज का सेशन। अब हम डिस्कस करते हैं, किसी के कोई डाउट्स हैं
क्या कर सकते हैं? कोई क्वेश्चन? यूनिट इकोनॉमिक्स को लेके, एलटीवी को लेके, कैक को लेके, ग्रॉस मार्जिन को लेके, कंट्रीब्यूशन मार्जिन को लेके, कोई? बिकॉज इसमें और भी काफी सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो फिर अभी बहुत ज्यादा हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड। वो पे बैक पीरियड वगैरह सारे रेशियोज बहुत ज्यादा होते हैं। वो अभी आई थिंक आज के लिए हम नहीं करते। इसको लेके कोई किसी को क्वेश्चन? या सो सर आई वाज सो लाइक जैसे आपने बताया कि हम लोग मार्केटिंग की कॉस्ट भी या ऑफर्स की कॉस्ट भी दैट शुड बी इंक्लूडेड समवेयर इन योर सेलिंग प्राइस। सॉरी, कम अगेन, फिर से बोलेंगे मैम प्लीज, आपकी ओके, आवाज क्लियर नहीं। हाँ जी। सो जैसे आप बता रहे थे कि बिफोर यू डिसाइड योर मार्केटिंग और मतलब योर सेलिंग प्राइस, आप उसमें अगर कुछ डिस्काउंट्स निकालना चाहते हैं, मार्केटिंग की कॉस्ट जो रहेगी, ट्राई टू इंक्लूड इन दैट। नहीं, इसको ऐसे ना देखिए आप। जब हमने लास्ट सेशन में कवर करा था हमारी प्राइसिंग, हम कैसे करते हैं, प्राइसिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो हमने देखा कि हमारे कंपटीशन क्या कर रहा है, उसके हिसाब से ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा। जी। या हम कहते हैं कि मुझे तो इतना प्राइसिंग चाहिए चाहिए, मैं 100 रुपए की चीज बना रहा हूँ, एंड 100 रुपए पे मैंने 15% 20% मार्जिन ऐड करा, ठीक है, और मैंने आगे बेचा। तीसरा राइट। कहता हूँ कि नहीं, मेरी तो 100 रुपए की चीज है, मैं शहद बना रहा हूँ, हनी बना रहा हूँ, मेरा ऑर्गेनिक हनी बहुत बढ़िया है, मेरी अपनी खासियत है, मैं उसको सस्ता बेच रहा हूँ, लेकिन मैं सस्ता बना रहा हूँ, लेकिन उसको सस्ता बेचना नहीं चाहता। तो 100 रुपए की चीज मैं 300 में 400 में बेचूंगा, क्योंकि मुझे ओके। अपने प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि जी। प्रोडक्ट मेरा बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है। चौथा मैं कहता हूँ कि मार्केट में डिमांड कम है, मैंने प्राइस कम कर दी। मार्केट में डिमांड ज्यादा है, मौसम आ गया, सीजन आ गया, ठीक है, तो मैंने कम कर दी। तो प्राइसिंग आप वैसे करोगे घर बैठे के। प्राइसिंग करने के बाद फिर आप यू वर्क बैकवर्ड, फिर आपने इतने का बेचा, आपके खर्चे। तो आपको ओवरऑल आपको यूनिट इकोनॉमिक्स पे फोकस करना बहुत जरूरी है कि मैंने ओवरऑल नहीं देखा प्रॉफिटेबिलिटी, मैंने देखा कि मैंने पर यूनिट 100 कस्टमर्स को मैंने चीज बेची, लेकिन हर कस्टमर को मैंने कि हर कस्टमर लेवल पे हाउ मच डू आई अर्न, हर कस्टमर में मैंने कितना पैसा खर्चा, कितना पैसा कमाया। पूरा लंबा प्रोसेस है। देन हाँ अगर जी, हाँ आपको जी। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको यूनिट इकोनॉमिक्स ठीक नहीं है, नेगेटिव है, एलटीवी टू कैक रेशियो आपका 3 नहीं है, 3 से कम है, या अगर आपका कैक ज्यादा है, आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो, पैसा कम कमा रहे हो, फिर तब देखा होगा तो यार, अगर आप पैसा कम कमा रहे हो मतलब आपकी या तो प्राइस कम है, जी। प्राइस को बढ़ाइए, या आपकी डायरेक्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो कॉस्ट को कम करिए। ठीक है। तो वो ऐसे वो ये तरीका होता है पूरा देखने का। अंडरस्टूड। तो सर जैसे डायरेक्ट कॉस्ट की अगर हम बात करें, सो दैट इंक्लूड्स माय प्रोडक्शन कॉस्ट। सो फॉर एग्जांपल यस, जैसे यस, आवर्स इज। हाँ, ये दैट इंक्लूड्स द प्रोडक्शन कॉस्ट, जो डायरेक्ट कॉस्ट। आपको सपोज यू वांट टू मेक समथिंग, आपको वो बनाने के लिए रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ठीक है, वो सारा जो जो भी आप कॉस्ट इनकर करते हो, लेट्स से शॉल को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो ओवरहेड्स नहीं। ओवरहेड्स में आपका ऑफिस का रेंट हो गया, आपके बाकी स्टाफ की सैलरीज हो गई, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर वाटर का बिल, आपके मार्केट में सेल्स इंसेंटिव्स के कम इंसेंटिव्स, वो नहीं। डायरेक्ट कॉस्ट इज अच्छा। ऑलवेज आपने जो चीज आपने यू मेक आपने शूज मैन्युफैक्चर करे, शूज को मैन्युफैक्चर बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, उसका कॉस्ट हो गया। आपको जो लेबर डायरेक्टली उस पर काम कर रही है, उसका कॉस्ट हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी आपका खर्चा हो रहा है, दैट इज योर डायरेक्ट कॉस्ट। अंडरस्टूड। एंड सर एक बात बताइए, लाइक आई वुड लव टू हैव योर सजेशन हियर। सो जैसे आर्स इज इन our category of products which is masalas, sattvic masalas. So they are more towards artisanal brands, not the mass produced products, और हम उन्हें cater भी नहीं कर रहे हैं. So if I see in the market, there are people who are selling 100 grams of masala for 450 rupees ओके। on the website itself. Amazon पे उनके 20 to 25 और ज़्यादा है, कंसिडरिंग कि वहाँ पे कमीशन देना है, एड्स रन करने हैं, वो सारी कॉस्ट वो वहाँ पे एड ऑन करके दिखाते हैं. सो ऐसी मार्केट में वेयर व्हेन यू सी योर कंपेटिटर्स या अदर ब्रांड्स इन द सेम डोमेन, उनके प्राइसिंग या तो बहुत ज़्यादा है और दे आर नॉट वेरी नियर टू यू. सो आर्स इज लाइक फॉर एग्जाम्पल 140 पर 100 ग्राम्स ऑफ बिरयानी मसाला, विच इज़ प्योर ऑथेंटिक, उसमें कुछ भी नहीं है अपार्ट फ्रॉम मसाले. और सिमिलरली ऐसे ही कोई, क्योंकि समवेयर आई फील रेसिपीज और जो है वो ऊपर नीचे है सबका, कि 10 ग्राम जीरा आपने एक्स्ट्रा डाल दिया होगा, इलायची कम होगी, बट
देयर इज अ वेरी डिफरेंस ऑफ द प्राइस, बेसिकली गैप बहुत ज़्यादा है. सो ऐसे में हाउ वुड यू सजेस्ट समवन कि हम कैसे प्राइसिंग को रखें कि हम बहुत ये भी ना लगें कि अच्छा ये कह तो रहे हैं कि होममेड एकदम प्योर है बट इनके बहुत सस्ते हैं, दूसरे के बहुत महंगे हैं, तो शायद आई शुड ट्राई द महंगे वाला. सी देखो, मार्केट में सिर्फ प्राइस पे खेलना, टू प्ले योर गेम ओनली ऑन प्राइस इज वेरी रिस्की. जी. सो प्राइस इज ऑलवेज एक ही फैक्टर होता है. प्राइस से ज्यादा आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप अपना एक कोई स्ट्रॉन्ग यूएसपी लो, उस ओके. यूएसपी को प्रमोट करो. अच्छा. बिकॉज कल को आपका जो कंपटीशन होगा वो आपको प्राइस तो मैच कर लेगा. आपने वो कंपटीशन 100 रुपीज पे आपने 90 करा तो वो 90 पे ही आएगा. आप 80 पे आओगे तो वो 80 पे ले आएगा. ठीक है. तो प्राइस पे गेम खेलना बहुत रिस्की होता है और वो सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है. सो इंस्टेड ऑफ प्राइस, तो आप जो कर सकते हो, आपको उस प्राइस पे आप मार्केट में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट की क्या यूएसपी है, आपके प्रोडक्ट की क्या खासियत है, उसका टेस्ट बेटर है, उसका लुक एंड फील बेटर है, उसकी पैकेजिंग अच्छी है, उसका फील, उसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें हेल्थ बेनिफिट ज़्यादा हैं, तो उसके बेनिफिट्स पे फोकस करो. बिकॉज आपके कंपटीशन को बेनिफिट्स को compete करना मुश्किल रहेगा, प्राइस पे कर सकता है. बिकॉज आजकल ना एक और कॉन्सेप्ट होता है प्रीडेटरी प्राइसिंग, जो रिलायंस करता है. रिलायंस की गेम क्या है? रिलायंस जब भी मार्केट में एंट्री करता है इतना रॉक बॉटम प्राइस ले आता है कि मार्केट को खत्म कर देता है वो. राइट. ठीक है. जो उसने किया था रिलायंस, जो उसने पहले किया था शुरू में जियो के साथ, राइट. मार्केट में डिमांड, लोगों का फीडबैक था कि हमें उसमें जो रिलायंस जियो के आने से पहले आपका वोडाफोन और आइडिया और एयरटेल का नया नया कॉन्सेप्ट आ रहा था टेक्नोलॉजी का, डेटा पे. लेकिन फोन महंगा होता था, डेटा बहुत महंगा था. तो रिलायंस ने क्या करा, डेटा को फ्री कर दिया. प्राइस कम नहीं करी, उसे डेटा फ्री कर दिया. ठीक है. तो जब डेटा फ्री करा तो जितना कंपटीशन का कस्टमर था सारा रिलायंस पे आ गया. राइट. उनको किसको फ्री फ्री डेटा मिल रहा है, फ्री डेटा मिल रहा है, फ्री सब कुछ मिल रहा है, तो लोगों को आदत पड़ गई. जब लोगों को एक बार आदत पड़ गई, आदत डालने के बाद उन्होंने धीरे धीरे हल्का 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 प्राइस बढ़ाना शुरू कर दिया. ठीक है. सो रिलायंस हमेशा गेम खेलते हैं प्रीडेटरी प्राइस में, बिल्कुल अपनी को वो लार्ज वॉल्यूम और बिल्कुल रॉक बॉटम प्राइस करता है. बिकॉज उसके पास फाइनेंशियल मसल है, वो सालों साल बिना प्रॉफिट के भी, लॉस मेकिंग भी वो चला सकता है. ठीक है. तो लेकिन हमें वो गेम नहीं खेलनी. हमारे पास लिमिटेड बजट्स हैं, हमें समाज सेवा नहीं करनी है, एनजीओ नहीं चलाना, हमें तो पैसा कमाना है. तो इसलिए आप कभी प्राइस पे गेम खेलना इज नॉट एडवाइजेबल. सिर्फ प्राइस से कॉम्पीट मत करो. प्राइस को रखो नॉर्मल, ना ज्यादा ऊपर, लेकिन मोर देन प्राइस जो चीज चलती है मार्केट में, आपके प्रोडक्ट का यूएसपी क्या है. यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, कि आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या खासियत है जो आपके कंपटीशन के पास नहीं है. वो यूएसपी को हाईलाइट करो, उसको प्रमोट करो. कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग पे प्रमोट करना और प्रोडक्ट की यूएसपी पे प्रमोट करना दो अलग चीजें हैं. तो यूएसपी पे खेलो. ठीक है ना. आपके सपोज वो मसाला है, मसाला का इंग्रेडिएंट्स बेटर हैं, हेल्थ बेनिफिट ज्यादा है. कंपटीशन में सिर्फ 2-3 हेल्थ बेनिफिट्स हैं, आपके 4-5 हेल्थ बेनिफिट्स हैं. डिफरेंट फ्लेवर्स आप ला सकते हो. कंपटीशन में एक ही फ्लेवर है, आपके पास 4-5 डिफरेंट फ्लेवर्स भी हैं. ठीक है. तो वो देखो कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी कस्टमर की नीड को समझो और नीड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट में फीचर्स ऐड करते रहो. उससे क्या होगा, आपके ऊपर कभी प्राइस का कंपटीशन प्रेशर नहीं रहेगा. और कल को अगर आपका यूएसपी बेटर रहेगा तो कस्टमर एक्स्ट्रा पैसा देने को झिझकेगा नहीं. बोलेगा कुछ नहीं होता, एक्स्ट्रा पैसा दे दूंगा लेकिन मुझे चीज बढ़िया मिल रही है. अंडरस्टूड. ठीक. चलो, थैंक यू. थैंक यू सर. या थैंक यू. किसी के और डाउट, कोई सवाल, कोई डिस्कस करना चाहते हो क्या एलटीवी को लेके? वो सब समझ आया. हमने लास्ट टाइम कवर किया था कॉग्स, आज हमने ग्रॉस मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन देखा है, एलटीवी देखा है हमने, कैक देखा है. एलटीवी मतलब आपका लाइफ टाइम वैल्यू. हमारा कैक हो गया कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, के एक कस्टमर को अक्वायर करने के लिए, एक कस्टमर को लाने के लिए कंपनी को कितना पैसा खर्चना है, और उस कस्टमर से आप 3 साल में, 5 साल में कितना पैसा कमाते हो. एलटीवी हमेशा आपका 3 गुना होना चाहिए. देखो, एलटीवी मतलब आप कस्टमर से ज्यादा पैसा कमा रहे हो, कम खर्च रहे हो. अगर आपका खर्चना और कमाना सेम रहेगा तो कोई फायदा नहीं है.
अगर हल्का सा ज्यादा कमा रहे हो तो वो आपके बाकी ओवरहेड्स में, जो आपके बाकी बिजली पानी रेंट कमीशन, उसमें कवर हो जाएगा। तो एडवाइजेबल रहता है कि मार्केट की स्टडी ये कहती है कि आपका अच्छे बिजनेस को चलाने के लिए आपका जो एलटीवी होता है कि आपने कस्टमर से यूनिट लेवल पे कस्टमर से 3 गुना पैसा कमाया खर्चने के हिसाब से। तो ये मार्केट की स्टडी कहती है, स्टैटिस्टिक्स डेटा कहता है। इसको लेके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई पूछना चाहेगा? सर आई हैव वन मोर क्वेश्चन। या प्लीज। सर जैसे नॉर्मली अगर जैसे बहुत सारे बिजनेसेस ऐसा करते हैं, सो मतलब आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एडवाइजेबल। सो बेसिकली कुछ लोग कहते हैं वॉल्यूम कर लो, सो कि आप मार्जिन्स कम कर लो अपने। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक पैकेट के ऊपर 50 रुपीज़ बच रहे हैं मेरे आफ्टर एवरीथिंग, और एक तरफ हो रहा है कि मैंने अपने मार्जिन्स कम कर लिए और मैंने मतलब एज इन मैंने अपना प्राइस कम कर दिया, तो मेरा मार्जिन अब मुझे 40 रुपए बच रहे हैं, बट मेरे ज़्यादा पैकेट्स बिक रहे हैं। सो व्हाट इज़ एडवाइजेबल कि भाई हम अपना मार्जिन इंटैक्ट रखें या फिर हम वॉल्यूम बढ़ाएं और उस पर हम मार्जिन कम कर दें? अच्छा, आई थिंक आपका नाम क्या? विदुषी? हाँ जी। विदुषी, आई थिंक गुड क्वेश्चन। आई थिंक थैंक यू फॉर आस्किंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये ना डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है। ओके। नॉर्मली अगर आप देखोगे जो एफएमसीजी कंपनीज होती हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जैसे आपका प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गया, डाबर हो गया, कल हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, आपके ऐसी कंपनी होती हैं। जो एफएमसीजीज में क्या होता है, वो हमेशा बल्क में खेलते हैं, हम्म। हाई वॉल्यूम जी। लो मार्जिन, राइट। पर यूनिट मार्जिन हार्डली 2% होगा, 3% होगा, 4% हो गया, लेकिन वो बल्क में खेलते हैं। हम्म। कुछ कंपनीज होती हैं बहुत, उनकी वॉल्यूम कम होती है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं गाड़ियों का देखता हूँ, हम्म। मारुति एल्टो और बीएमडब्ल्यू, हम्म। ठीक है। राइट। बीएमडब्ल्यू का क्या होगा कि उसका हाई वैल्यू लो वॉल्यूम, हम्म। वो गाड़ियां कम बनाएंगे, हम्म। लेकिन पर गाड़ी उनका मार्जिन बहुत हाई होते हैं। राइट। मारुति एल्टो को क्या करते हैं, लो वॉल्यूम, सॉरी लो वैल्यू है, ठीक है, लेकिन हाई वॉल्यूम, हम्म। पर गाड़ी में उनका मार्जिन कम है, लेकिन वो एक्स्ट्रा गाड़ियां बेच के पैसा कमा लेते हैं। जी। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप हाई वैल्यू सॉरी हाई वॉल्यूम, हम्म। ज्यादा वॉल्यूम एंड लो वैल्यू पे खेलोगे और लो मार्जिन में खेलोगे, उसके लिए आपको कैपिटल ज्यादा चाहिए, ओके। जी। आपके उसमें मार्जिन कम हो जाएंगे, आपका ज्यादा पैसा फंसा रहेगा। वो राइट। इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो सेल आपने करा उसका पैसा आपको एडवांस में आ रहा है कि हम्म। बाद में आ रहा है। हाँ हाँ। कई बिजनेस में क्या होता है कि पैसा 1 महीने या 2 महीने के बाद आता है। तो जितना ज्यादा आप बनाते रहोगे बेचते रहोगे, उतना ज्यादा पैसा आपका फंसता रहेगा आपके स्टॉक में, आपके हाँ। आउटस्टैंडिंग में। इन्वेंट्री आपको ज्यादा रखनी हम्म। पड़ेगी, आउटस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाएगी, राइट। ठीक है। तो वो आपको देखना पड़ेगा। क्या है एडवाइजेबल, ये रहता है कि आप वॉल्यूम डिपेंडिंग, जैसे अगर मैं कहता हूँ आपका, तो हम्म। नॉर्मली बेटर सेंस इज कि आप वॉल्यूम को कंट्रोल करके अपने मार्जिन को बढ़ाओ। अंडरस्टूड। यूनिट इकोनॉमिक्स तभी कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने जी। अगर सौ चीजें बेची, लेकिन हम्म। मैंने पैसा उसमें सिर्फ 3% कमाया। हम्म। 100 आइटम्स को बेचने में ज्यादा तकलीफ है, ज्यादा खर्चा है, ज्यादा टीम है, ज्यादा मार्केटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे पैसा कितना कमाया, मैंने मार्जिन 3 रुपया, राइट। ठीक है। लेकिन अगर मैंने 40 चीजें बेची, लेकिन 40 चीजों में मुझे एफर्ट कम डालनी पड़ेगी, कम लोग चाहिए होंगे, कम मार्केटिंग कॉस्ट होगा, कम इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लेकिन मेरा मार्जिन ज्यादा होगा, सो अल्टीमेटली नेट नेट मेरा बिजनेस बेटर रहेगा। सो अंडरस्टूड। तभी कहते हैं कि यूनिट इकोनॉमिक्स ऑलवेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, का आपको यूनिट इकोनॉमिक्स को देना चाहिए। वही पहले क्या होता था, कंपनी देखती थी मेरे ओवरऑल, मैंने साल में 50 लाख की सेल करी, 40 लाख का मैंने खर्चा था, 10 लाख का प्रॉफिट है मेरा, लेकिन 50 लाख को करने में मेरा एफर्ट बहुत ज्यादा जा रहा है। वही बेटर है कि मैं सेल कम करके से पर यूनिट में अपना मार्जिन ज्यादा बढ़ा दूं, मेरा ग्रॉस मार्जिन और मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अगर मेरा मार्जिन ज्यादा है, सेल बेशक कम है, दैट इज स्टिल बेटर, वो लॉन्ग टर्म में बेटर रहेगा। अंडरस्टूड। यूनिट इकोनॉमिक्स आपके बेटर रहेंगे तो उसको स्केल करोगे बेटर रहेगा, जी। ठीक है ना। हाँ जी। तो थैंक यू। आई होप मैं आपका क्वेश्चन आंसर कर पाया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज अभी तक आई हैड दिस डाउट कि अगर
अगर सेल ज़्यादा हो रही है, मार्जिन कम है, या उसी तरफ मार्जिन ज़्यादा है, सेल कम है, तो ओवरऑल लार्जर पिक्चर पे इट लुक्स द सेम. बट सिंस यू हैव एक्सप्लेन्ड इट नाउ, क्योंकि वहाँ पे देर आर मल्टीपल मिसलेनियस फैक्टर्स विच आर लाइक क्रेडिट साइकिल विल बी बिगर, यस, इन्वेंट्री ज़्यादा हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं विच ऑल्सो अपार्ट. बिकॉज आपका ना क्या होता है, आपका पूरा वैल्यू चेन है, आपको हम्म. प्रोड्यूस करना है, आपके जी. पीछे सप्लायर भी हैं, आपके हम्म. आगे वेंडर्स भी हैं, मतलब आपको आपके आपके वो कस्टमर्स भी हैं, तो पूरे राइट. वैल्यू चेन को देना पड़ेगा। तो सिर्फ आप अपना प्रोडक्शन को मत देखो, हम्म. पूरा सप्लाई चेन, पूरा वैल्यू चेन को देखो कि आपका कहाँ से सामान कब आया, कितने पे आया, सस्ता आया, आपने उसको बनाया, उसको इन्वेंट्री रखी, इन्वेंट्री रख के आपने आगे बेचा, बेचने के बाद पैसा कब आया, तो वो पूरा एंड टू एंड A to Z देखना जरूरी है, सिर्फ अपना नहीं। तो पूरे सप्लाई चेन को, पूरे वैल्यू चेन को ज्यादा प्रोडक्टिव रखने के लिए बेटर रहता है यूनिट इकोनॉमिक्स, कि आपने हर ऑर्डर लेवल पे, हर कस्टमर लेवल पे, हर यूनिट लेवल पे आपने कम पैसा खर्चा और ज्यादा पैसा कमाया। इस सिचुएशन में जब आप उसको धीरे स्केल भी करोगे, ठीक है, सपोज आपने आज 10 चीजें बनाई और हम्म. 10 में आपने सिर्फ 2 रुपये कमाया, जी. तो कल को अगर आप 10 का 50 पे कर दोगे, हम्म. तो आपका उतना ही रहेगा, 2% आपका, हाँ सॉरी जी. 20% आपका। तो हम्म. बेटर रहता है कि शुरू में कम बना के हाँ हाँ. मार्जिन बेटर करो, बेटर मार्जिन के साथ उसको स्केल करो। और कोई किसी का डाउट, कोई चैट पे तो नहीं है किसी का? कोई क्वेश्चन आया आलोक जी का, सर जी कोई अनजान व्यक्ति मेरी वेबसाइट पे भरोसा क्यों करेगा शुरुआत में? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो तभी कहते हैं कि जब आप बिजनेस शुरू करते हो, तो शुरू से ही पहले दिन से सिर्फ अपनी वेबसाइट पे चलाना मुश्किल है, ठीक है, तो अपनी वेबसाइट कर रखो, लेकिन शुरू में सेल लाने के लिए आप बेचो amazon पे, जो पब्लिक के जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं, मिंत्रा हो गया, अगर कपड़ों का है आपका तो मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, amazon हो गया, वहां से आपकी इनिशियल सेल आएगी, वहां से आपका नाम बनेगा अपना, लोगों में सर्कुलेशन होगी, लोगों को लगेगा पता कि आपकी कंपनी एबीसी है, ये कंपनी, ये कंपनी है, ये प्रोडक्ट बनाती है, इनके क्या फीचर हैं, इनकी क्या प्राइसिंग है। वहां से अपने कंपनी का नाम बनाने के लिए कम प्रमोशन कॉस्ट करके वो बेहतर तरीका है, ठीक है। लेकिन साइड बाय साइड अपनी वेबसाइट को ऑन रखो, मेंटेन करते रहो, ठीक है। ग्रेजुअली आपका जब बने, आपका नाम बन जाएगा, तब ग्रेजुअली ट्रैफिक को मूव करो। तो आलोक जी, आपका ना, आपका आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि शुरू में लोगों को भरोसा नहीं होगा कि ये कौन सी कंपनी है, तो उसके लिए ज्यादा अपनी वेबसाइट को स्ट्रांग रखो। कोई ऑर्डर आता है, उसको जल्दी प्रोसेस करो, टाइम ज्यादा मत लगाओ, लेकिन शुरू में डिपेंडेंस रखो आपके अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, ऐसे बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं। वहां से आपका वर्ड ऑफ माउथ बनेगा, विजिबिलिटी बनेगी, लोगों में नाम बनेगा आपका, आपकी कंपनी का। एक बारी मार्केट में खबर फैल जाए कि ये कंपनी है, अच्छा शैम्पू बनाती है, अच्छा शॉल बनाती है, अच्छे शूज बनाते हैं, अच्छा ऑर्गेनिक हनी बनाता है, ठीक है, तो वो फिर धीरे धीरे फिर लोग ट्राई करेंगे। ग्रेजुअली कुछ टाइम के बाद लोगों को अपनी वेबसाइट पे मूव करो, शुरू में डिपेंड करना पॉपुलर प्लेटफॉर्म पे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये क्वेश्चन है, पारस का ओपन सेमिनार है या कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्ट है? तो ये एक बारी मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीबीआई जीयू टीम को, एक बार देख लेंगे कि अपने इसका एक बार आप उनको रिप्लाई कर देना, क्योंकि आई थिंक जी वो इस पे कुछ आंसर ढूंढ रहे हैं कि वो कैसे रजिस्टर करना है इसके लिए, जी सर। ठीक है। और कोई Manishi, विदुषी? I have a question. Hello. I'm sure. हाँ, yes, please. Yeah, I'm Reena Agarwal and I'm an artist. Yes, ma'am. और मैं कुछ अलग तरह का आर्ट वर्क करती हूँ वेलवेट पे। Okay. और जब आपका प्रोडक्ट बिल्कुल यूनिक हो और मार्केट में भी ना हो उस तरीके का, तो मैं अपने आप को कहाँ पर प्लेस कर सकती हूँ? मतलब कैन आई सेल माय प्रोडक्ट ऑन अ हायर प्राइस और कैन आई just to enter the market, do I need to be at least of the same price as everybody, or how to go about it? Like I'm still very confused about it because mine is high end product and अगर मैं ये सोचती हूँ कि मैं सिर्फ उसी उन्हीं लोगों को अपना प्रोडक्ट सेल करूँ जो हाई एंड लोग हैं, तो मेरी उतनी सेल नहीं आ पाती और वो ब्रेक इवन नहीं आ पाता।
तो क्या मुझे दोनों तरीके से करना चाहिए या किस तरीके से, थोड़ा सा ओके, गाइडेंस आप। हाँ यार, सो रीना जी, अपने थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक अच्छा क्वेश्चन है। मैं थोड़ा समझना चाहूंगा कि आपका व्हाट एग्जैक्टली इज योर प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट क्या है, उसके हिसाब से मे बी वी कैन डिस्कस। आपका मेरा प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट पेंटिंग्स है, आई एम पेंटिंग्स है। सॉरी, और पेंटिंग्स, अच्छा। हाँ जी, मगर पेंटिंग्स बिल्कुल यूनिक है जो अभी मार्केट में नहीं है। इट इज टोटली अ डिफरेंट काइंड ऑफ पेंटिंग्स, और उसकी लाइकिंग बहुत आती है। मतलब मेरे ज्यादातर कस्टमर्स जो हैं वो एलीट क्राउड से हैं। सो उसके लिए देन आई सजेस्ट कि अगर आपका बिल्कुल यूनिक है, बिकॉज वो जैसे इससे पहले मैं आई थिंक विदुषी का भी क्वेश्चन आंसर कर रहा था, प्राइस पे खेलना इज नेवर अ गुड डिसीजन। बिकॉज प्राइस तो हमेशा एक कमोडिटी बनता है, वो तो कोई भी आएगा प्राइस पे बीट करेगा, आपको आएगा। सो प्राइस से ज्यादा आई थिंक, बिकॉज स्पेशली आपके केस में इट इज अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट, वेरी यूनिक पेंटिंग है आपकी। तो आपको मास प्लेटफॉर्म्स पे बेचने का आई थिंक ज्यादा आपको इम्पैक्ट नहीं रहेगा। आपका जो अगर पेंटिंग्स आपकी, इफ इट इज अ वेरी यूनिक पेंटिंग, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि आपका कस्टमर कौन है। अगर इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ है, लेकिन 140 करोड़ में से वो कौन सा सेगमेंट है, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई योर टारगेट कस्टमर। आपका टारगेट कस्टमर कौन है, किस टाइप के लोग आपकी पेंटिंग्स को लेंगे, और वो कस्टमर्स आपको कहाँ मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि वो बहुत हाई एंड पेंटिंग्स हैं, तो हाई एंड पेंटिंग्स की डिमांड छोटे शहरों में टीयर 2 टीयर 3 में तो बहुत कम रहेगी, बहुत एक्सेप्शनल रहेगा। लेकिन हाई एंड पेंटिंग्स की डिमांड बड़े शहरों में टीयर 1 में मेट्रोज में काफी ज्यादा रहेगी। वहां पर भी विल हैव टू सिलेक्टिवली देखना पड़ेगा कि कौन सी, जो जैसे गुड़गांव है, गुड़गांव में आपकी हाई एंड पेंटिंग्स की एग्जीबिशंस काफी लगती हैं। ठीक है, मैं उन जगह का नाम बोल रहा हूँ, ऑडिटोरियम का। ठीक है, तो वहां पर रूटीन बेसिस पे एग्जीबिशन होती रहती हैं, वहां पर काफी यूनिक चीजें होती हैं। ठीक है, तो आपको फिर पहले द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई कि आपका हु एग्जैक्टली इज अ कस्टमर, आपका कस्टमर है कौन, उसका क्या प्रोफाइल है, वो किस शहर में होने की उसकी लाइकली उसकी पॉसिबिलिटी है। जहां पर कस्टमर है वहां पर उसको फिजिकली डिस्प्ले करना। ठीक है, और जिन जिन मैगजीन्स पे जो आपका टारगेट कस्टमर है, वो टारगेट कस्टमर क्या क्या करता है, वो टारगेट कस्टमर आपके किस किस मैगजीन्स को फॉलो करता है, स्टडी करता है, उस मैगजीन्स में उनके एडवर्टाइजमेंट। बिकॉज आपका बिजनेस इज नॉट वॉल्यूम। अगर आपका बहुत ही यूनिक है तो आपका बिजनेस इज नॉट वॉल्यूम, आपका बिजनेस बेसिकली लो वॉल्यूम एंड हाई मार्जिन, है ना, अगर यूनिक है। तो फिर आपको अपने थोड़ा अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। सो नंबर स्टेप 1, आइडेंटिफाई कौन, हु इज योर कस्टमर, आपका कस्टमर कौन है, उसका प्रोफाइल क्या है, उसकी लोकेशन प्रेफरेंस टीयर 3 में है, टीयर 2 में है, टीयर 1 में, किस सिटी में, किस जोग्राफी एरिया में उसके होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। उसके हिसाब से देन यू हैव टू गो वेयर योर कस्टमर इज। सो आपकी मैम लोकेशन का है रीना जी? मैं देहरादून से हूँ। देहरादून है। देर आई थिंक इन दैट केस आई थिंक, तो आई थिंक देहरादून इज अ गुड मार्केट फॉर दिस, बिकॉज देहरादून में भी काफी हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, पीपल हु हैव रिटायर्ड, सेटल डाउन इन देहरादून। सो आई थिंक देहरादून वुड आल्सो बी अ गुड आइडिया, बट वहां पर आपको देखना होगा कि विद इन देहरादून में विच इज दैट क्लाइंट सेगमेंट, उनकी आई थिंक यू नीड टू फॉलो देम, उनकी वेयर अबाउट्स, वो कहाँ जाते हैं, जहां जहां जाते हैं, मे बी ट्राई, मे बी अगर कोई बेटर अच्छा रेस्टोरेंट है, मे बी कोई अच्छा मूवी हॉल है, मे बी अच्छा कोई स्पेसिफिक हाई क्वालिटी हाई प्रीमियम हाई सेगमेंट का कोई मॉल है। सो मे बी कोई क्लब्स हैं, या मे बी कोई स्पोर्ट्स का कोई टेनिस कॉम्प्लेक्सेस हैं, या कोई गोल्फ गोल्फ क्लब है। तो जहां जहां आपका टारगेट सेगमेंट की होने की पॉसिबिलिटी है, इट मेक्स सेंस टू पब्लिसाइज, तुम्हें अपना प्रोडक्ट को वहां डिस्प्ले करके वहां पर हैव सम काइंड ऑफ इवेंट। सो गुड दैट आइडिया, इज या। गुड सजेशन। किसी और का कोई क्वेश्चन, एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट, इन टर्म्स ऑफ क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ कैसे करना है, कहाँ प्रमोट करना है, एलटीवी को समझना, कैक को समझना। किसी और का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई अपना एग्जांपल लेके बताना चाहेगा वो कैसे करते हैं? सर जैसे आप अभी डिस्कस कर रहे थे, हाय मेरा नाम वर्षा है एंड हाँ जी, हाँ जी। मैं श्री जीवनम की फाउंडर हूँ। हम ओके। लोग सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एवरीडे प्रोडक्ट्स जो नेचुरल रिपर्पस फाइबर से बना होता है। सो बेसिकली आप कह सकते हैं कि लेदर जैसा दिखता है,
but it comes from natural biodegradable material. So we are Okay. working in two verticals in this. One is like Okay. we are using plant-based leather, and हम छोटे products बना रहे हैं because this is a new thing in the market. So people Okay. they want to get adjusted with it. So wallets, card holders, bookmarks, diary covers, and apart from that, we also empower women from rural areas, and they make hand crochet again from sustainable fibers जैसे jute, hemp, तो डायरी Okay. कवर्स वो सारी चीजें अभी तक Okay. वी वर डूइंग इट थ्रू प्लेटफॉर्म्स जो भी सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म्स हैं 2-3 सो बहुत ज्यादा बल्क में हम लोग नहीं कर रहे हैं we have kind of started and we are not there on Amazon because वहां पे हमें लगता है हमारी ऑडियंस नहीं है सो जो सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म्स हैं स्पेसिफिकली वी आर देयर ओनली तो Yeah, यहाँ पे makes सर sense. क्वेश्चन है कि बिकॉज very niche product we are selling. So of course there is a problem of in scaling up. I mean costs are more and we are not able to scale up to the revenue which should be there. So abhi we are trying to get into corporate gifting. So how we can get into that? If we have to sell to corporates or to government, is there a way? I mean few things which we should take care because the season is coming corporate gifting season. It will be that window would be closed by August, I believe. So how to tap into that? I think so. I think fine. I think good question. So what I mean, the way I look at it is, corporates and government. Easier would be corporate because government may entry karna is not easy, because government may if you want to sell anything, it is always through that GEM, government e-marketplace, and GEM may entry is not. I won't say difficult time, but it's very time consuming. So आप जेम को भी टैप कर सकते हो तो आपको गवर्नमेंट के थ्रू बेचने के लिए यू हैव टू मैंडेटरीली गो थ्रू जेम प्लेटफॉर्म तो जेम आप उसको आप टैप कर सकते हो बट Okay. कॉर्पोरेट्स वुड बी अ गुड आइडिया बट कॉर्पोरेट्स में आई थिंक यू विल हैव टू अगेन आई मीन my whatever my reply to Reena ji was I think same applies to you also wherever your customers are your corporates are not in Dehradun corporates are not even in Chandigarh. Corporates आपके basically the large size जो हैं these are all in metros, maybe Delhi, Right. Gurgaon, Bombay, Chennai and all. ठीक है. So I think it would make sense कि आप Delhi, Gurgaon में through reference try and contact the जो आपके ये HR और admin managers होते हैं because किसी corporate में entry करना it is very important that you understand who is the decision maker. So corporates में decision maker is always the HR and administration person. So किसी रेफरेंस के थ्रू वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू प्लीज ट्राई एंड सी अपना पहले कॉर्पोरेट्स का लिस्ट बना के लेट्स से यू टारगेट गुड़गांव में कौन से टाइप ऑफ कॉर्पोरेट्स यू वांट टू टैप उनका लिस्ट बना के गूगल से आई थिंक यू विल गेट द लिस्ट ऑफ द की कॉन्टैक्ट पीपल HR मैनेजर्स एंड एडमिन मैनेजर्स उनको मे बी कोई वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू या रेफरेंस के थ्रू इफ यू कैन कॉन्टैक्ट देम वेल एंड गुड अदरवाइज आई थिंक इट मेक्स सेंस टू डू अ कोल्ड कॉल गो एंड विजिट देम एंड ठीक है बिकॉज HR so किसी भी corporate में that doorkeeper so called doorkeeper is the HR and admin manager तो Right. HR admin manager के थ्रू ही आपको एंट्री करना पड़ेगा उनके थ्रू में भी आपको will have to spread और मे बी carry a few samples वो I mean the way industry operates is के एक दो free samples because everybody likes to get free gifts so I mean HR admin Right, sir. I'm sure they also won't mind getting a free gift. So I think carry some extra samples उनके लिए So आपको शुरू में I think you'll have to make some investment in terms of कि आपको not cash investment but in terms of free gift लेके आपको लोगों को थोड़ा बांटना पड़ेगा through word of mouth. And then उनके थ्रू एक से दो से चार I mean like a chain effect you'll have to you'll get results. पर corporates में entry के लिए there is no alternative there is no other option but go there and meet them. Sure, Unless sir. you have a Thank you contact so inside. much. Unless you Yeah. have a contact inside. हाँ प्रणाम जी कैसे हैं आप सर मैं पौड़ी गढ़वाल से बोल रहा हूँ गांव से हाँ जी और हमने लोकल प्रोडक्ट से यूज करके एक न्यूट्रिशन बनाया है ये कह सकते हैं सुपर फूड बनाया है हाँ जी तो अभी स्टार्टिंग स्टेट में है सर हम तो ये चाहते हैं उसका मेडिकल टेस्टिंग कहाँ होगी कैसे होगी क्या प्रोसेस है मतलब उसमें आप क्या बना रहे हैं फूड के नाम से क्या बना रहे हैं फूड में न्यूट्रिशन सर न्यूट्रिशन सुपर फूड मतलब जैसे किस टाइप का जैसे मतलब एक जैसे हम लोकल है प्रोडक्ट है जैसे मतलब मंडुआई समझ लीजिए हाँ हाँ उसको हम
उसकी प्रोसेसिंग से हम कुछ एक प्रोडक्ट बनाया है सुपर फूड टाइप में, और उसमें कुछ इंग्रेडिएंट में और भी मिलाए हैं, तो उसकी हम टेस्टिंग करवाना चाहते हैं। तो वो टेस्टिंग कैसे और कहाँ होगी मतलब? सर ये ना टेस्टिंग के लिए ना अभी अभी क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, तो आपके एफएसएसआई के अप्रूवल देने पड़ते हैं पहले। ठीक है, तो हाँ वो आई थिंक, हाँ वो आई थिंक मैं आपको मेरा सजेशन रहेगा कि ये टीबीआई जीयू की टीम जो है ये आपकी हेल्प करवा सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप इनको टीबीआई को कांटेक्ट कर लीजिए, ये आपको पूरा प्रोसेस बता देंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट है। बिकॉज इंडिया में कोई भी, इनफैक्ट ग्लोबली भी हर जगह पे आपको कोई भी अगर खाने की चीज़ या कंज्यूम करने की चीज आपको कुछ बेचनी है, उसको आपको अप्रूवल लेना पड़ता है एफएससीआई का। फूड्स, उनके फूड सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं, वो उसके बिना आप चीज नहीं बेच पाओगे। लेकिन उससे पहले टेस्टिंग के लिए आई थिंक वही आपको हेल्प कर देंगे। तो मेरी राय रहेगी आप इनको एक ग्राफिकल यूनिवर्सिटी में जो टीबीआई डिपार्टमेंट है, इनसे जो ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप इनसे भी कांटेक्ट कर लीजिए, ये आपको पूरा रास्ता दिखा देंगे। या विदुषी, विदुषी हाँ बताइए। हाँ जी सर, नेटवर्क मुझे इश्यू होगा बस ऐसा जहाँ पे थोड़ा। इसके हाँ ऊपर हाँ विदुषी, हाँ विदुषी एक मिनट, सॉरी। आप सर कुछ कह रहे थे, या विदुषी बताइए। जी ठीक सर, है मुझे सर, सर ये टीबीआई, ये सर टीबीआई क्या है, ये यहाँ से कांटेक्ट कैसे होगा? अच्छा, ये आप सर यहाँ पर टीबीआई में जो हेड है, टीबीआई है सर, ये नेटवर्क टेक्नोलॉजी नेटवर्क टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, ये जो जीईयू यूनिवर्सिटी है हाँ सर, ग्राफिक। टीबीआई सर, इनसे सर नेटवर्क इशू आ रहा है यहाँ पे थोड़ा। ये हाँ मतलब टीबीआई के बारे में जानना चाह रहा हूँ ना, ये क्या इनसे कांटेक्ट कैसे होगा? सर आप इनको प्लीज़ बोलिए कि अपना नंबर शेयर कर दीजिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। सर आप अपना नंबर बताएंगे, हमारी टीम जी आपसे एक बार कांटेक्ट करेंगे। आप अपना नंबर हाँ बता ठीक दीजिए है। प्लीज। ठीक है, हो गया। ठीक है सर, थैंक आई थिंक आज ठीक आज के दिन में आज के दिन में यूनिवर्सिटी से टीबीएस से आपसे कोई कांटेक्ट कर लेगा और आपको पूरा गाइड कर देंगे आगे कैसे करना है। ठीक है। सर। हाँ जी, हाँ जी, या विदुषी आप बताइए, यू वर सेइंग हाँ समथिंग। सर, मैं एक्चुअली सर ने जो क्वेश्चन पूछा था, हाउ टू गेट द लैब टेस्टिंग डन, नेटवर्क इशू है सर यहाँ तो मैं अच्छा उसके अच्छा। बारे में मतलब थोड़ा आई पे। विल ओके, शेयर जस्ट माय थैंक यू एक्सपीरियंस। सर, थैंक कि जैसे हमने पहले यू। फसाई में रजिस्ट्रेशन करवाया एंड उसके बाद हमने लैब टेस्टिंग करवाई। और अगर कोई यहाँ पर एमएसएमई है ऑलरेडी, तो एमएसएमई की वेबसाइट के थ्रू वहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है, जहाँ पे अपफ्रंट आप पेमेंट करते हैं बट बाद में वो फीस रिफंडेबल होती है। सो इफ समवन इज ओके एन ठीक है, एमएसएमई, दे कैन टेक दैट राउट आल्सो, जस्ट वांटेड टू शेयर। ठीक है, थैंक यू विदुषी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ जी, मिस्टर संजय प्रकाश, आपका कोई क्वेश्चन है? संजय जी बताइए। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार। सर आपके सेशन बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं सारे ज्वाइन कर रहा हूँ, धन्यवाद आपका। सर थैंक यू मैं जी, ये थैंक यू। बोल रहा था कि अगर एक सेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पे आपके द्वारा हो सकता है या फिर आगे हो रहा हो तो बहुत अच्छा रहेगा सर। सर एग्री, ठीक है सर, एग्री में आप क्या किस टाइप का सेशन कराना चाहेंगे आप? अ, मैं तो सर जैसे वेजिटेबल और फ्रूट ग्रोवर हूँ ना, तो मैं इसी की खेती करता हूँ। फ्रूट का मेरा बगीचा है और सब्जी की खेती करता हूँ, इसमें खासकर एक्जोटिक है ना। तो अगर इसके बारे में सेशन होंगे तो उसमें जैसे और लोग भी हैं, जैसे लोग कोई नमक बेच रहे हैं उसमें मिर्च डालते हैं, हरी मिर्च है, और जैसे मसाले वाले हैं तो उसमें जीरा धनिया खुद उगाने का, या फिर उसके बारे में ना जो भी उसके बारे में ओके उसको कैसे और अच्छा किया जाए। और एक्जोटिक का है सर, एक्जोटिक में जैसे एस्पेरेगस है, आर्टिचोक है, इसकी बहुत डिमांड है आजकल ना। हम्म। तो इसी बारे में मतलब काम इसी धीरे धीरे बढ़ेगा तो कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। तो एक दिन का सेशन सर अगर एग्रीकल्चर पे हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है सर, ठीक है संजय जी, आपका नोट कर लिया है। अभी एक बार हम बात करके ना एक ट्राई करते हैं कि एक एग्रीकल्चर को लेके भी एक सेशन ऑर्गेनाइज कर लें। ठीक है, अभी एक थैंक बार प्लान करके आपको बताते हैं। थैंक यू। ठीक, राइट। हाँ जी, या विदुषी आपका एक क्वेश्चन है? हो गया खाना? नो नो सर, ये इनिशियली का ही रेज्ड है हैंड, सॉरी। अच्छा ठीक है, ओके ओके श्योर। सो और कोई लास्ट किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डिस्कस करना चाहोगे, या कोई किसी का डाउट या अपना कोई केस आप बताना चाहोगे, आप कैसे कर रहे हो,
एलटीवी का कॉन्सेप्ट, कैक का कॉन्सेप्ट, यूनिट इकोनॉमिक्स, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? So can I ask you a question? यस मैम. Yeah, I just have a question that I wanted to ask कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहेंगे जो वॉल्यूम पे चलता है और अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स हम लोग वो उत्तराखंड में कर सकते हैं या उत्तराखंड से बाहर कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग या आउटसोर्स करके? आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी बहुत डिमांड रहती है? मैम बट अगेन आई थिंक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट इट ऑल डिपेंड्स कि प्रोडक्ट इन व्हाट सेगमेंट, किस इंडस्ट्री का, मतलब किस टाइप का. कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल है, कोई फूड आइटम है, या कोई जैसे आपका पेंटिंग्स का है बिजनेस वो है, या कोई Apart हैंडीक्राफ्ट from है, या painting, फैशन का है, अपार्ट handicraft, फ्रॉम फूड. yes, we can say handicraft apart from food, yes. आई थिंक हैंडीक्राफ्ट में अच्छा पोटेंशियल है, पर आई थिंक अगर फैशन में, क्लोथ्स में अगर आप कोई स्पेसिफिक सेगमेंट ले सकते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल लेडीज का फुटवेयर वो हमेशा डिमांड अच्छा, रहती है, नंबर वन. या लेडीज का वर्कवेयर, बिकॉज उसमें काफी रहता है, बिकॉज नॉर्मली देखा गया है कि जेंट्स में इतना काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं फॉर्मल वेयर में. फॉर्मल वेयर में मेल्स के लिए काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, काफी ब्रांड्स हैं, लेकिन लेडीज के लिए, वर्क वेयर के लिए, ऑफिस वेयर के लिए ज्यादा ऑप्शंस नहीं है. तो मे बी यू वांट टू लुक एट दैट सेगमेंट, वो देख सकते हो. या ऑर्गेनिक very good का idea. आजकल काफी, हाँ, सो ऑर्गेनिक का आजकल काफी कॉन्सेप्ट है. सो ऑर्गेनिक फूड्स में मे बी ऑर्गेनिक हनी, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हो, बिकॉज आजकल देयर लॉट ऑफ दीज फार्म्स, ऑर्गेनिक फार्म्स बहुत सारे हैं, लेकिन उनको दे वांट सम सॉर्ट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटर या मिडलमैन, कोई जो उनका पूरा एंड टू एंड सप्लाई चेन देख सकता है, वो सोर्सिंग, स्टोरेज एंड सेलिंग, ऐसा आप देख सकते हो. फुटवेयर की मैंने बात करी है, हनी की बात करी है, लोकल आर्टिजन्स का, बिकॉज हर स्टेट का, लेट्स से आई एम श्योर, आई एम नॉट वेरी अवेयर, बट आई एम श्योर आपके देहरादून के आसपास, देहरादून, अल्मोड़ा, रुड़की, पूरा उत्तरांचल सेगमेंट की अपनी कोई खासियत होगी. देयर शुड बी समथिंग यूनिक अबाउट जो आपके लोकल कोई प्रोडक्ट्स होते हैं. ठीक है, जी, ऐसा कोई प्रोडक्ट, आई मीन वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा. ऐसा कोई प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करके उसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द कंट्री, बिकॉज आजकल वो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड काफी बढ़ रही है. एंड दैट इज अ गुड सेगमेंट फॉर फॉरेन टूरिस्ट ऑल्सो. जितने फॉरेनर्स आते हैं इंडिया में, वो दे डोंट वांट टू गो इन फॉर ब्रांडेड स्टफ. ब्रांडेड बाकी सब मिलता है, लेकिन इंडिया जी, का लोकल रीजन का स्पेसिफिक कोई लोकल टेस्ट एंड फ्लेवर के हिसाब से कोई सामान हो, सो दे प्रेफर दैट. सो आई थिंक मे बी यू वांट टू गो इन फॉर दैट, ऐसा कोई देख सकते हो आप. So, but I think this requires a detailed discussion. So it also depends का आपका इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी क्या है, आपका डोमेन एक्सपर्टीज क्या है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग की क्या कैपेसिटी है, उसके हिसाब से, बिकॉज ऑप्शन तो बहुत सारे हैं. इट ऑल डिपेंड्स जी. आप क्या कर पाओगे, आई मीन हाउ मच डू यू But वांट टू लुक I एट. am looking for a small investment thing, आई initiative. एम सॉरी, Small कम in अगेन प्लीज. small investment, not very big investment, say from ओके, 1 or 2 lakhs, yes. And then gradually we expand it. जो कि मतलब मैं अभी तक यही ढूंढ रही हूँ कि कोई चीज 20-25 रुपए की हो जो वॉल्यूम पे बिकती हो. अच्छा, सो दैट मींस हाई वॉल्यूम एंड लो मार्जिन. यस. वो मैम फिर थोड़ा ना मार्केट स्टडी करना पड़ेगा. आई थिंक लो वॉल्यूम, दैट मीन्स हाई, लो वैल्यू एंड हाई वॉल्यूम पे तो 25-30 रुपए की चीज थोड़ा देखना पड़ेगा. आई थिंक लोकल हैंडीक्राफ्ट कुछ कर सकते हैं, जी. या या रीपैकेजिंग का जैसे काफी डिमांड रहती है रीपैकेजिंग का. So I just wanted to ask आपके अपने एक्सपीरियंस है. May I ask you from where are you? Ma'am, I'm based out of Chandigarh, but I keep traveling. So I've been a part of Okay. the corporate world. I've been all over the place. I've traveled across the Very good. हाँ, so Delhi, Bombay, चेन्नई, बैंगलोर सब जगह हूँ, पर अभी राइट नाउ आई एम बेस्ड आउट ऑफ चंडीगढ़. All right. ठीक है.
Yeah, right. Thank you. Yeah, sure मैम. हाँ जी, आई थिंक वो इनका रिक्वेस्ट आ रहा है चारू जी का, चारू चंद्रा मेहरा. सर आई गेस उनका नेटवर्क नहीं है. आज नेटवर्क नहीं है उनका. ठीक है. सो आई थिंक अगर और नहीं है तो आई थिंक आज के लिए वाइंड अप कर सकते हैं. सो आई होप हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखा है. सो आई थिंक आई होप मैं बेसिक्स ऑफ यूनिट इकोनॉमिक्स, आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, लाइफ टाइम वैल्यू, ग्रॉस मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, आई होप एग्जांपल से थोड़ा सा वो पॉइंट लोगों को क्लियर हो गया होगा. सो इन केस आप चाहते हो प्रेजेंटेशंस, आई कैन शेयर द प्रेजेंटेशन आल्सो विद सबका. ठीक है. तो So अगर I आपसे think so. कनेक्ट कर तो हम कैसे कर सकते हैं कनेक्ट? अगर कुछ अह, पूछना हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना चैट बॉक्स में मैं अपना नंबर नोट कर लिख देता हूँ. that would be nice. Yes, sir. Sir, I know it's a wrap up time. Like, if you can take up this question. Yeah. What percentage of profit is considered ideal for reinvestment in marketing or offers? What percentage of profit is considered Ideal for reinvestment in marketing and offers and basically to expand. कि हमें अगर 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो 20 रुपीज शुड आई कंसिडर इट as something which I should take as a salary or as something personal, or again 20 rupees should be invested in my business for other things, for expansion or other things? मैम आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स आपका इंडस्ट्री कौन सा है, कौन सा प्रोडक्ट क्या है. बिकॉज ये एक स्टैंडर्ड रूल नहीं हो सकता. इट कांट बी अ स्टैंडर्ड रूल फॉर एनीबॉडी. बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक लेट्स से अगर आपका बिकॉज ग्रॉस मार्जिन से नहीं, व्हाट मेक्स सेंस आपका नेट मार्जिन क्या है. सो अगर आपका नेट मार्जिन हेल्दी है, तो नेट मार्जिन में से आई थिंक सम पार्ट यू कैन डिप्लॉय बैक टू योर कंपनी. सो आइडिया इज कि आप ग्रॉस मार्जिन को ना देखिए. अगर 100 रुपए की चीज बना रहे हो एंड यू आर सेलिंग इट फॉर 130 रुपीज, सो 30 रुपीज आपका सिर्फ ग्रॉस मार्जिन है. पर उसमें अगर आप बाकी सारे वेरिएबल कॉस्ट भी इसमें डालते हो, आपका रेंटल्स, आपका टीम सैलरी, आपका बाकी सारा आपका अगर एबिटा के बाद देखते हो आप, आपका इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, सारा नेट मार्जिन इफ इट इज हार्डली 5-6%, देन आई थिंक वो कम है. So typically, I think 8 से 10% if you're able to put it back into your company, which should be okay. So मैंने अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी चैट बॉक्स में डाल दिया है. So अगर कोई भी कांटेक्ट करना चाहेगा, मोस्ट वेलकम, हैप्पी टू हेल्प. सो आई थिंक आज के साथ आई थिंक आज को वाइंड अप कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच सर. आपका जो यूनिट इकोनॉमिक्स के टॉपिक के बारे में जो आपने बताया, वो काफ़ी सरल शब्दों में बताया. और आई गेस ये जो कार्यशाला है वो सभी बिजनेसेस को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशंस दे रही है. एंड एट द लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द रूलर्स MSMEs जिन्होंने भी अटेंड करा. एंड थैंक यू सो मच टू यू सर अगेन. Sure. Thank you. Most welcome. Thank you so much. Sure. Bye bye. Thank you.